है उसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस पूरे चैप्टर में हम इस मोशन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ये कैसे परफॉर्म होता है, क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है, वो हम सीखेंगे। पर हम इसको पढ़ें उससे पहले हम ये जानें कि हार्मोनिक मोशन क्या होता है, क्योंकि ये तो कौन सा मोशन हुआ, सिंपल हार्मोनिक है। हार्मोनिक मोशन का, पीरियोडिक मोशन का सिंपलेस्ट केस है। तो पहले ये तो है ना, इसको पढ़ें उससे पहले ये तो पढ़ें हम लोग कि हार्मोनिक मोशन क्या होता है। बोलिए भाई। तो पहले हम लोग बात करेंगे पीरियोडिक हार्मोनिक मोशन के बारे में। आप सब लोग जानते हैं, बहुत बेसिक टर्म है, बताइए किसको बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। ऐसे मोशन जो एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद डेफिनेट पाथ पर बार बार अपने आप को रिपीट करते हैं। ऐसे मोशन जो एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद डेफिनेट पाथ पर बार बार अपने आप को रिपीट करते हैं, हम उन मोशन को बोलते हैं पीरियोडिक हार्मोनिक मोशंस। बच्चों इस स्टेटमेंट में ध्यान से देखो, इसमें तीन बातें हैं और तीनों इसकी प्रॉपर्टीज हैं। पहला, मोशन शुड बी रिपीटेटिव नेचर, रिपीट होना चाहिए। एक बार होकर स्टॉप हो जाए तो वो फॉर्मूला कभी पीरियोडिक नहीं हो सकता। इस बात को लेकर हमारे एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है सुनो, उसने ये कहा कि एक रिवर फ्लो हो रही है, रिवर बह रही है, उसकी एक बैंक पर एक आदमी खड़ा है, वो पानी में जंप मारता है, रिवर को क्रॉस करता है, दूसरे बैंक में पहुंच जाता है, फिर वापस पानी में कूदता है और उसको क्रॉस करके वापस उसी बैंक पे आ जाता है और अपना मोशन स्टॉप कर लेता है। वो जाता है और वापस लौट के आ जाता है और अपना मोशन स्टॉप कर लेता है। वो आपसे पूछता है कि बताओ ये क्या पीरियोडिक मोशन है? नहीं है। वाई? बोले सर एक ही बार हुआ है ये फिनोमेना, और जब फिनोमेना एक ही बार हुआ है, रिपीटेटिव नेचर का नहीं है, रिपीट नहीं हो रहा है, तो पीरियोडिक की बात हो ही नहीं सकती। तो ध्यान रखिए, अगर मोशन पीरियोडिक हार्मोनिक है तो उसकी पहली कंडीशन है वो रिपीटेटिव नेचर का होना चाहिए। मोशन शुड बी रिपीटेटिव नेचर। दूसरा, डेफिनेट टाइम इंटरवल में रिपीट होना चाहिए। जिस टाइम वो फिनोमेना हो रहा है वो टाइम फिक्स्ड होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। डेफिनेट फिक्स टाइम इंटरवल में रिपीट होना चाहिए, और जिस मिनिमम फिक्स टाइम इंटरवल में बार बार अपने आप को रिपीट करता है वो उसका क्या कहलाता है? टाइम पीरियड कहलाता है। और तीसरा, डेफिनेट पाथ पर रिपीट होना चाहिए, पाथ भी बदलना नहीं चाहिए। डेफिनेट पाथ पर डेफिनेट टाइम इंटरवल में जो मोशन बार बार अपने आप को रिपीट करते हैं, हम मोशंस को बोलते हैं पीरियोडिक हार्मोनिक मोशन। बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, मोशन कैसा हो गया? पीरियोडिक। पाथ भी क्या है? कांस्टेंट है। टाइम भी क्या है? कांस्टेंट है। मोशन बार बार रिपीट भी हो रहा है, कैसा है? पीरियोडिक। मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक, मोशन कैसा है? पीरियोडिक। और भी हजार एग्जांपल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, प्लेन वर्टिकल में रिजिड सपोर्ट से सस्पेंडेड है। ये स्प्रिंग है, इसके फ्रेम पे बॉडी कनेक्टेड है, बॉडी की वजह से मास यहां पर ग्रेविटी है, मास एम है तो उसका ग्रेविटी फोर्स एमजी लग रहा होगा। एमजी डाउनवर्ड लगेगा, उसके से स्प्रिंग कुछ एक्सपांशन आएगा तो स्प्रिंग में फोर्स जनरेट होगा के एक्स नॉट। ऊपर होगा के एक्स नॉट, नीचे होगा एमजी, दोनों इक्वल है। सपोज दोनों इक्वल है तो नेट फोर्स कितना हो गया? और अगर नेट फोर्स जीरो तो बताओ इसकी ये पोजीशन कौन सी कहलाएगी? मेन पोजीशन। फोर्स जीरो है, सिस्टम रुका हुआ है सपोज। अब मैं इस सिस्टम को मोशन देना चाहता हूं, मैं क्या करता हूं, इसकी मेन पोजीशन से हल्का सा इस बॉडी को एक अमाउंट से पुल करके छोड़ देता हूं, तो बॉडी अप एंड डाउन मोशन करना स्टार्ट करती कि नहीं करती? अब मैं इसको एक बार डिस्कस करके छोड़ते हैं तो बॉडी अप एंड डाउन मोशन करना स्टार्ट करती है। अब ये मोशन अगर एक बार स्टार्ट हो गया और हम मान के चलते कि यहां पर कोई डैंपिंग नहीं है, कोई अपोजिंग फोर्स नहीं है, कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं है, तो ये मोशन जिंदगी भर अपने आप को रिपीट करता रहता है। अरे यस और नो? एक बार स्टार्ट होने के बाद ये मोशन बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है, इसका टाइम इंटरवल भी कांस्टेंट है, इसका पाथ भी कांस्टेंट है, और बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो बताओ मोशन कैसा हो गया? पीरियोडिक। एनर्जी यहां पर कंजर्व है, एनर्जी कंजर्व है, डैंपिंग फोर्स नहीं है, तो इसका पाथ भी क्या होगा? कांस्टेंट, टाइम भी कांस्टेंट, और बार बार अपने आप को रिपीट करेगा। मोशन कैसा है? पीरियोडिक। ऐसे मान लीजिए और भी एग्जांपल ले सकते हैं। बाउल है, बाउल के अंदर बॉल रखा हुआ है, इसको हल्का सा डिस्प्लेस करके छोड़ते हैं तो बॉल यहां पर टू एंड फ्रो मोशन स्टार्ट करती है। हम मान लेते हैं कि सरफेस के साथ फ्रिक्शन लेस है, तो बताओ ये मोशन भी कैसा होगा? पीरियोडिक। और भी एग्जांपल हो सकता है। सपोज मेरे हाथ में एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग से एक स्टोन कनेक्टेड है और मैं इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से घुमा रहा हूं ऐसे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इसका मतलब स्पीड कांस्टेंट है, तो टाइम इंटरवल भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा, बार बार अपने मोशन को रिपीट करेगा, बाद भी कांस्टेंट। मोशन कैसा होगा? पीरियोडिक। कहने का मतलब ये ध्यान रखिए, ये मोशन रिपीटेड नेचर के होते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, टाइम और पाथ दोनों क्या होते हैं? कांस्टेंट। मोशंस को बोलते हैं पीरियोडिक। अब यहां एक वर्ड और आता है, उसको बोलते हैं हम लोग ऑसिलेटरी वाइब्रेटरी मोशन। नेम सुना हम लोगों ने? ऑसिलेशन, वाइब्रेशन, एक ही मीनिंग है दोनों।
ऐसे मोशन जिसमें पार्टिकल एक फिक्स पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो करता है, एक फिक्स पॉइंट के अबाउट अप एंड डाउन करता है, एक फिक्स पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करता है, बैक एंड फोर्थ मोशन परफॉर्म करता है, हम उन मोशन को बोलते हैं ऑसिलेशन या वाइब्रेशन। बताओ उस फिक्स पॉइंट को क्या बोलेंगे? मीन पोजीशन। ऐसे मोशन जिसमें पार्टिकल, जिसमें बॉडी एक फिक्स पॉइंट के अबाउट यानी मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करता है, या अप एंड डाउन मोशन परफॉर्म करता है, या बैक एंड फोर्थ मोशन परफॉर्म करता है, हम उस मोशन को बोलते हैं ऑसिलेशन या वाइब्रेशन। यहां पर एग्जांपल की बात करें तो बताओ स्प्रिंग मास सिस्टम किसका एग्जांपल भी है? ऑसिलेशन का भी। देखो ना, मीन के अबाउट अप एंड डाउन हो रहा है। बाउल के अंदर बॉल का मोशन कैसा हो गया? ऑसिलेशन भी है। लेकिन क्या ये ऑसिलेशन है? ये ऑसिलेशन, ये पीरियोडिक मोशन है लेकिन ऑसिलेटरी मोशन नहीं है। यहां पर मोशन एक पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो अप एंड डाउन नहीं हो रहा है। बोलिए, इसका मतलब रिजल्ट क्या बना? कि सभी पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन नहीं है। ये ऑसिलेटरी भी है, पीरियोडिक भी, ऑसिलेटरी भी पीरियोडिक भी, लेकिन ये पीरियोडिक है लेकिन ऑसिलेटरी नहीं है। एक फिक्स पॉइंट के अबाउट अप एंड डाउन टू एंड फ्रो नहीं हो रहा है। तो ध्यान रखिए, ऐसे मोशन जो एक फिक्स पॉइंट मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो अप एंड डाउन मोशन परफॉर्म करते हैं, उनको ऑसिलेशन वाइब्रेशन कहते हैं। यहां पर हम बस ये कह सकते हैं कि सभी पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन नहीं होते। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैसा मोशन है? पीरियोडिक मोशन होता है लेकिन है ना ऑसिलेटरी, है ना, ऑसिलेटरी मोशन नहीं होता, वाइब्रेटरी मोशन नहीं होता। तो रिजल्ट क्या बना? कि सभी पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन नहीं होते। क्या सभी ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होते? क्या सभी ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होते हैं? यस, सभी ऑसिलेटरी मोशन भी पीरियोडिक नहीं होते, है ना। बड़ा मिसकंसेप्शन है ये बच्चों। सभी पीरियोडिक ऑसिलेटरी नहीं होते, ये तो हमें डाइजेस्ट होता है, लेकिन आज ध्यान रखेंगे आप लोग, सभी ऑसिलेटरी मोशन भी पीरियोडिक नहीं होते। ऑसिलेटरी मोशन अगर पीरियोडिक होना चाहता है तो उसका पाथ भी कांस्टेंट होना चाहिए, टाइम इंटरवल भी कांस्टेंट होना चाहिए, और एक फिक्स पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो होना चाहिए। हम उसको बोलते हैं पीरियोडिक भी है, ऑसिलेटरी भी है। अभी हमने कहा स्प्रिंग मास सिस्टम एनर्जी कंजर्व था, कोई डैम्पिंग फोर्स नहीं था, तो इसका पाथ क्या होगा? जिंदगी भर कांस्टेंट। पाथ भी क्या होगा? कांस्टेंट। टाइम भी क्या होगा? कांस्टेंट। और रिपीट भी हो रहा। मोशन कैसा है? ऑसिलेटरी भी है, पीरियोडिक भी है। यस और नो? लेकिन अगर मान ले यहां पर एनर्जी लॉस हो रहा हो तो, अगर डैम्पिंग प्रेजेंट हो तो, अगर डैम्पिंग प्रेजेंट होगी तो इसका मोशन का पाथ बदलता जाएगा। अरे होगा, पहले पाथ यहां पर थोड़ा बड़ा होगा, फिर छोटा होगा, फिर छोटा होगा, फिर खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब अगर मोशन यहां पर डैम्ड ऑसिलेशन की बात करें तो यहां पर ये फिनोमेना ऐसा होता है। यहां भी अप एंड डाउन हो रहा है, यहां भी अप एंड डाउन हो रहा है, यहां भी हो रहा है, लेकिन यहां पाथ बड़ा है, यहां छोटा है, यहां छोटा है। बताओ, पाथ बदला की कांस्टेंट है? बदला। तो क्या मोशन पीरियोडिक है? नो। एससी वर्मा का पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, बड़ा मिसकंसेप्शन है बच्चों को। सबको ये तो पता है कि सभी पीरियोडिक ऑसिलेटरी नहीं होते। आज हम ये भी ध्यान रखेंगे सभी ऑसिलेटरी मोशन भी पीरियोडिक। अगर ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होना चाहता है तो सिस्टम की एनर्जी क्या हो? कंजर्व हो। अगर बताओ यहां डंपिंग फोर्स नहीं होता, अपोजिंग फोर्स नहीं होता, तो उसका पाथ भी क्या रहता है? कांस्टेंट। टाइम भी क्या रहता है? कांस्टेंट। बताओ, पाथ कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट, तो बताओ मोशन कैसा हो गया? पीरियोडिक। यानी आज के बाद ध्यान रखेंगे सभी ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होते हैं, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए? एनर्जी सिस्टम की क्या रहनी चाहिए? कंजर्व। अगर सिस्टम की एनर्जी कंजर्व है तो सभी ऑसिलेटरी मोशन क्या होते हैं? पीरियोडिक। लेकिन पीरियोडिक मोशन जरूरी नहीं कि ऑसिलेटरी हो। बोलिए। अब एक बार यहां पर मैंने बोला ऑसिलेशन वाइब्रेशन, दोनों में कोई डिफरेंस बोलो। यस, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन को वाइब्रेशन कहते हैं, और लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन को ऑसिलेशन कहते हैं। मेरी बात समझ आई? वाइब्रेशन और ऑसिलेशन में टेक्निकली कोई डिफरेंस नहीं है, बस हमारी एनसीईआरटी लिखती थ्योरी में, अंदर पढ़ना भी पहले दूसरे पेज पे लिखा उसने, इसलिए आपको बता दिया जा रहा है कि ऑसिलेशन वाइब्रेशन में टेक्निकली कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों में बॉडी फिक्स पॉइंट के अबाउट, मीन के अबाउट अप एंड डाउन, टू एंड फ्रो करती है मोशन, बस बोलने में डिफरेंस कर देते हैं। कभी उसको ऑसिलेशन बोलते हैं, कभी उसको वाइब्रेशन बोलते हैं। तो आज ध्यान रखेंगे, ऐसे ऑसिलेटरी मोशन जिसके मोशन का एम्पलीट्यूड बहुत छोटा होता है, ऐसे ऑसिलेटरी मोशन जिनका फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होता है, बहुत जल्दी जल्दी अप एंड डाउन करती है, उसको बोलते हैं वाइब्रेशन हो रहा है। और ऐसे ऑसिलेटरी मोशन जिसका पाथ बड़ा होता है, जिसका एम्पलीट्यूड बड़ा होता है, बोलिए, और जो धीरे धीरे अप एंड डाउन होते हैं, टू एंड फ्रो होते हैं, जिनका फ्रीक्वेंसी बहुत कम होता है, उसको क्या बोलते हैं? ऑसिलेशन। बताइए स्प्रिंग मास सिस्टम क्या करेगा? ऑसिलेशन।
ऑसिलेशन कर रहा है। बाउल के अंदर बॉल का मोशन कैसा है? ऑसिलेशन। लेकिन गिटार का वायर क्या करता है? वाइब्रेशन करता है। ट्यूनिंग फॉर्क की प्रॉन्ग क्या करती है? वाइब्रेशन करती है, क्योंकि इनका फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होता है, 200 300 400 हर्ट्ज होता है, और इनका फ्रीक्वेंसी कितना? 10-20 हर्ट्ज होता है। तो हम ध्यान भी रखेंगे कि टेक्निकली दोनों को डिफरेंस नहीं है, बस हम ये ध्यान रखें हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन को क्या बोलेंगे? वाइब्रेशन। और लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन को क्या बोलेंगे? ऑसिलेशन। ओके, तो ये सब बेसिक बातें हैं जो हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन में बोलते हैं। हेडिंग बना दो एसएचएम, और लिखेंगे क्या ये भी समझा दूं, कोई सब बातें लिखेंगे नहीं, एक शॉर्ट पॉइंट लिखना बस जिसमें सब बातें आ जाएगी। हेडिंग बनाइए एसएचएम, और इसमें नोट डाल लें बस आप, इसमें सब हो जाएगा। लिखिए, all oscillatory motions are periodic motions if all oscillatory motions are periodic motions all oscillatory motions are periodic motions if there is no loss of energy is considered. If there is no loss of energy, if there is no loss of energy is considered. सही लिखा है? बोलो भाई। But all periodic motions are not an oscillatory motion. But all periodic motions are not an oscillatory motions. All periodic motions are not an oscillatory motion. एग्जाम्पल लिख दो। यूसीएम, यूसीएम मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना, यूसीएम यूनिफॉर्म है ना। सर्कुलर मोशन कैसा मोशन है भाई? पीरियोडिक है, बट ऑसिलेटरी नहीं है। और सभी ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक अगर वो होना चाहते हैं तो एनर्जी शुड बी कंजर्व। ये तो ही बात यहां पर इस तरह की बातें जो हमने कही थी, उसके लिए हमने एक शॉर्ट पॉइंट लिख दिया ताकि ये ध्यान रखें, सब बातें सामने आ जाएगी। अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़े, ये जो मोशन हो रहे हैं पीरियोडिक मोशन, कॉमन नेम दू इन सबको तो मैं बोलता हूं पीरियोडिक मोशन हो रही है। सब पीरियोडिक, हार्मोनिक, ऑसिलेटरी, यही हो रहा है ना इसमें। ये मोशन ऐसे हैं बेटा जो बिना किसी फोर्स के नहीं होते, हमेशा यहां कोई ना कोई फोर्स काम कर रहा होता है। सोचो, बॉडी यहां पर मीन पर रुकी हुई है तो रेस्ट में, मैं इसको मोशन देना चाहता हूं, क्या करूं? मैंने हल्का सा इसको डिस्प्लेस किया एक्स अमाउंट से, तो जैसे इसको डिस्प्लेस करेंगे इसमें एक फोर्स जनरेट होगा, स्प्रिंग फोर्स ड्यू टू इलास्टिसिटी इसमें जनरेट होता है। वो कहां लगेगा? टुवर्ड द मीन। और बॉडी को कहां लाएगा? मीन पे लाएगा बेटा। जैसे बॉडी मीन पर आएगी तो मीन पे उसकी स्पीड मैक्सिमम, तो बॉडी मीन पर रुकेगी, ऊपर चली जाएगी। जैसे बॉडी ऊपर जाएगी तो स्प्रिंग क्या होगी? कंप्रेस, तो फिर फोर्स कहां लगेगा? नीचे। मेरी बात समझ में आ रही है अब? मतलब ये मोशन ऐसे है जो यहां पर है, हो रहे हैं, लेकिन ये बिना किसी फोर्स के नहीं होते, हमेशा कोई ना कोई फोर्स काम करता है। यहां भी फोर्स है, बॉडी को डिस्कस करेंगे। एमजी का एक कंपाउंड आएगा, एमजी सैंडिडा, बोलो, जो बॉडी को वहीं बनाने की कोशिश करेगा। यहां भी फोर्स होगा, कौन सा फोर्स? एमवी स्क्वायर होना, सैंडिबल फोर्स लगेगा। मतलब ये मोशन ऐसे है जो बिना किसी फोर्स के एग्जीक्यूट नहीं होते, हमेशा कोई ना कोई फोर्स यहां काम करता है। होने चाहिए यार, बॉडी ऑसिलेशन कर रही है तो बॉडी मीन से जा रही है, जाके लौट के वापस भी तो आएगी। अरे आएगी नहीं आएगी? अगर जाएगी और जाती रहती है, लौट के कभी वापस नहीं आए, तो कई बात का पीरियोडिक। अगर पीरियोडिक है तो रिपीट करना पड़ेगा ना, रिपीट के लिए इसको वापस आना पड़ेगा। तो देखो, जाना और फिर वापस आना भी है, तो जाना आना दो वेलोसिटी हो गई, जाने वाली और दोनों वेलोसिटी अगर है और दोनों अलग अलग है, एक जाने वाला पॉजिटिव तो आने वाला क्या होगा? नेगेटिव। बताओ, वेलोसिटी चेंज हुआ, और वेलोसिटी चेंज अपॉन टाइम एक्सीलरेशन। इसका मतलब यहां पर क्या प्रेजेंट है? एक्सीलरेशन। और अगर है एक्सीलरेशन है तो बताओ फोर्स भी है। मतलब हमें यह समझना पड़ेगा कि इमोशन ऐसे हैं जो बिना किसी फोर्स के एग्जीक्यूट, हमेशा कोई ना कोई फोर्स यहां पर काम करता है। और जो फोर्स यहां पर काम करता है बेटा, वो हमेशा एक फिक्स पॉइंट की ओर डायरेक्टेड होता है ऑलवेज। और वो ऐसा फिक्स पॉइंट होता है जो बॉडी के मोशन के पाथ में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये मोशन ऐसे हैं जो बिना किसी फोर्स के नहीं होते, हमेशा फोर्स प्रेजेंट होता है, और जो फोर्स यहां पर प्रेजेंट होता है वो हमेशा एक फिक्स पॉइंट की ओर डायरेक्टेड होता है, और वो फिक्स पॉइंट बॉडी के मोशन के पाथ में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। आप बताओ यहां पर फोर्स कितना लगेगा?
मेन की तरफ लगेगा। बॉडी जाएगी नीचे तो कहां लगेगा? ऊपर। ऊपर जाएगी तो कहां लगेगा? बताओ एक फिक्स पॉइंट को डायरेक्ट कहें, बताओ ये फिक्स पॉइंट बॉडी के मोशन के पाथ में लाई कर रहा है? यस, लाई कर रहा है। यहां भी देखो बॉडी को डिस्प्लेस करेंगे तो फोर्स लगेगा टुवर्ड द मीन, इधर जाएगा तो अभी टुवर्ड द मीन। बताओ फिक्स पॉइंट की ओर डायरेक्टेड है, बताओ ये पॉइंट बॉडी के मोशन के पाथ में लाई कर रहा है? यस। यहां भी फोर्स प्रेजेंट है, किधर लगेगा? एक फिक्स पॉइंट की ओर डायरेक्टेड होगा। कौन? सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, बोलो सेंट्रिपेटल फोर्स। बताओ ये जो पॉइंट है क्या मोशन के पाथ में लाई कर रहा है? नहीं। तो ध्यान रखिए ये मोशन ऐसे हैं जो बिना किसी फोर्स के नहीं होते, हमेशा कोई ना कोई फोर्स प्रेजेंट होता है और ये फोर्स हमेशा एक फिक्स पॉइंट की ओर डायरेक्टेड होता है। ये फिक्स पॉइंट बॉडी के मोशन में हो भी सकता है, मोशन में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इनको बोलते हैं ऑसिलेशन, वाइब्रेशन, पीरियोडिक मोशन। ओके, अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़े, हमने जो वर्ड पढ़ा था आपको ऑसिलेटरी मोशन, इसको थोड़ा सा मैथमेटिक्स लिखेंगे। अब हेडिंग बनाओ इसके बाद, जनरल इक्वेशन ऑफ एन ऑसिलेटरी मोशन। जनरल इक्वेशन ऑफ एन ऑसिलेटरी मोशन। है ना? अब मेरी बात समझेंगे, कोई भी ऑसिलेटरी मोशन हो रहा है तो यहां पर उसका जो फोर्स का जनरल इक्वेशन वो क्या होता है वो देखना जा रहे हैं हम लोग। तो मैंने एक एग्जांपल लिया कि मान लीजिए प्लेन हॉरिजॉन्टल में ये एक ऑसिलेटरी मोशन हो रहा है, ये मोशन का मीन पोजीशन, ठीक है भाई एमपी। और ये बॉडी यहां से जाती है, एक लिमिट तक जाती है, उसके बाद लौट के वापस आती है, और जिस लिमिट तक बॉडी जाती है उसको बोलता है एक्सट्रीम पोजीशन। क्या बोलते हैं बेटा? एक्सट्रीम। फिर लौट के बॉडी मीन पर आती है, मीन पे इनर्शिया ऑफ मोशन है, रुकती नहीं है, इधर जाती है, यहां पे एक लिमिट तक जाती है, लौट के वापस, तो उसको बोलेंगे भी एक्सट्रीम पोजीशन। अब बताओ इसमें कितनी एक्सट्रीम है और मीन कितनी है? और जब दो एक्सट्रीम है तो हम इन दोनों को नेम दे देते हैं, एक पॉजिटिव एक्सट्रीम और एक नेगेटिव एक्सट्रीम। तो मैंने बोल दिया इसको बोलेंगे पॉजिटिव एक्सट्रीम और इसको बोल देंगे हम लोग नेगेटिव एक्सट्रीम। बॉडी का मोशन कैसे होगा? बोलो बॉडी मीन से पहले एक्सट्रीम पर जाएगी, फिर लौट के वापस मीन पर आएगी, मीन पर रुकेगी नहीं, इधर जाएगी और लौट के वापस आएगी, उसका एक साइकिल पूरा हो जाएगा और ये मोशन बार बार रिपीट करता रहेगा ऐसा। ओके, अब बात करते हैं कि यहां पर अगर हम इस मोशन को देखना चाह रहे हैं मैथ्स में, इसका फोर्स इक्वेशन क्या होता है वो देखना चाह रहे हैं, तो देखो क्या होगा। बॉडी जब मीन से डिस्प्लेस होती है तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमेशा मीन से पड़ा जाता है और उसका डायरेक्शन होता है अवे फ्रॉम द मीन। डिस्प्लेसमेंट ऐसे है ना, ऑसिलेटरी मोशन में डिस्प्लेसमेंट कहां से पड़ेंगे? मीन से पड़ेंगे। क्यों पड़ेंगे भैया? बोलो सर मीन उसका रेफरेंस है, अगर बॉडी मीन पर है तो एक्स का वैल्यू कितना होता है? 0। जैसे बॉडी मीन से डिस्प्लेस होती है तो एक्स पिक्चर में आता है, तो बताओ एक्स कहां से पढ़ेंगे? मीन से। तो एक्स एक वेक्टर होता है जिसकी टेल हमेशा मीन से होती है। ओके, अब जैसे ये एक्स पिक्चर में होता है तो यहां पर एक फोर्स जनरेट होता है और वो फोर्स ड्यू टू इलास्टिसिटी पिक्चर में आता है। स्प्रिंग मास सिस्टम था, मैंने बॉडी को खींचा था कितना? एक्स नीचे, तो फोर्स कहां लगा था? ऊपर। फोर्स और एक्स हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक्स हमेशा मीन से पढ़ते हैं तो इसका डायरेक्शन हमेशा अवे फ्रॉम द मीन होगा। तो जैसे ये एक्स पिक्चर में आएगा, यहां पर ड्यू टू इलास्टिसिटी एक फोर्स जनरेट हो जाता है और वो फोर्स यहां पर होगा रिस्टोरिंग फोर्स, ये हमेशा टुवर्ड द मीन काम करता है। फोर्स कहां से आया? ड्यू टू इलास्टिसिटी, इस सिस्टम एक प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी, उसकी वजह से फोर्स पिक्चर में आता है। ये फोर्स पिक्चर में तभी आएगा जब एक्स पिक्चर में होगा। सपोज एक्स 0 तो फोर्स भी कितना होगा? 0। जैसे एक्स पिक्चर में आए ये फोर्स पिक्चर में होगा, लेकिन ये एफ इसके एक्स के हमेशा क्या होगा? अपोजिट होगा। इसका काम क्या है? बॉडी को मीन पे लाने की कोशिश करना। बोली भाई, और अगर ये दोनों अपोजिट होंगे तो ही बॉडी ऑसिलेटरी मोशन होगा। आप सोचो एक्स इधर है और फोर्स अगर टुवर्ड द मीन लगेगा तो ही तो बॉडी लौट के आएगी। अगर बॉडी का एक्स इधर है और फोर्स भी उधर है तो बॉडी का बाप कभी लौट के वापस नहीं आया। अरे बोलो भाई, तो ये ध्यान रखिए ऑसिलेटरी मोशन यहां पर है तो यहां पर एफ एक्स पिक्चर में होते हैं और दोनों का डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होता है। अब इसको मैं अगर मैथ में लिखूं तो इसकी जनरल इक्वेशन ये होती है कि यहां पर एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स टी पावर एन होता है। दुनिया में जितने भी ऑसिलेटरी मोशंस है अगर मैं उनको मैथ में लिखूं तो उसकी जनरल इक्वेशन ऐसी होती है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स की पावर एन। एफ कौन कहलाएगा? रिस्टोरिंग फोर्स कहलाता है, जो कि ड्यू टू इलास्टिसिटी जनरेट होता है। ये एक्स कौन है? डिस्प्लेसमेंट होता है। कहां से मेजर करेंगे? फ्रॉम मीन पोजीशन होता है। बताओ मीन पर इसकी वैल्यू कितनी होती है?
और अगर मीन पे ये जीरो तो फोर्स भी कितना होता है, जीरो। ये पिक्चर में कब आएगा, जब एक्स पिक्चर में होगा। बोलिए। एक बार यहां पर आया माइनस, ये क्या दिखाता है, दोनों की डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होनी चाहिए, अगर अपोजिट होगी तो ही बॉडी का मोशन ऑसिलेटरी होगा। ओके। और यहां पर एक वर्ड और है एन। एन कौन है, डिस्प्लेसमेंट की पावर होती है एन, और एन का वैल्यू यहां पर जो भी होता है वो 13579, एक प्रकार का एन पॉजिटिव ऑड इंटीजर होता है। ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होता है। कैसा होता है, ऑड होता है, मतलब एन का वैल्यू यहां पर 13579 कुछ भी हो सकता है। ये कभी यहां पर इवन नहीं हो सकता, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये कभी डेसिमल में नहीं हो सकता, ये कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। बोलो भाई। यहां पर 13579 होगा, ओड इंटीजर पॉजिटिव होता है। अगर ऐसा होगा तो ही फोर्स और एक्स दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, और अगर ऐसा होगा तो ही बॉडी का ऑसिलेशन होगा। तो दुनिया में जितने भी ऑसिलेटरी मोशन है उनको अगर मैं रिप्रेजेंट करूं मैथ्स में तो उसको ऐसा लिखा जाता है, और इनका वैल्यू यहां पर ऐसा होता है। अगर मैं आपसे बोलूं, मान लीजिए इक्वेशन यहां पर ऐसी है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स की पावर 2। क्या बताओ, ये एक प्रकार का ऑसिलेटरी मोशन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों? वो सर पावर यहां पर 2 है, 2 होने से पता क्या होगा, कभी कभी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे, और जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो बॉडी कभी लौट के वापस नहीं आएगा, तो ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म नहीं होगा। देखो कैसे, हमने कहा मान लीजिए सपोज एक्स का वैल्यू पॉजिटिव है, कैसा है, तो पॉजिटिव का होल स्क्वायर पॉजिटिव, और आगे क्या आ रहा है, इसका मतलब अगर एक्स पॉजिटिव है तो फोर्स कैसा होगा, नेगेटिव होगा। इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, ये प्लस है तो ये माइनस है, मतलब ये प्लस है तो ये माइनस है, मतलब एक तरफ तो लौट के आएगा, आएगा। पर अगर मान लो एक्स का वैल्यू नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव का होल स्क्वायर पॉजिटिव, वापस आए माइनस, तो फोर्स यहां पर कैसा हो गया, नेगेटिव। इसका मतलब ये नेगेटिव तो ये भी क्या होगा, नेगेटिव। इसका मतलब इस तरफ जाएगी तो बॉडी कभी लौट के वापस, इसका मतलब ये ऑसिलेटरी मोशन नहीं हो सकता। सपोज अगर मान लीजिए यहां पर माइनस होता तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स है ना, 1/x²। बोलो। अब एक्स का वैल्यू जीरो पुट करो तो फोर्स क्या होगा, इनफाइनाइट। बताओ मेन पे फोर्स जीरो होता है कि इनफाइनाइट होता है, जीरो होता है। इसका मतलब नेगेटिव पावर नहीं हो सकती। मान लीजिए यहां पर डेसिमल में हुआ, पॉइंट में हुआ, 0.5 का होता रूट एक्स, 0.5 का मतलब, अब रूट के अंदर कोई भी टर्म नेगेटिव आ जाए तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता। आप समझते हैं, रूट -1 का वैल्यू कितना होता है, आयोटा। आगे की बात है, नेगेटिव का रूट कभी नहीं होता। अब √4 का वैल्यू कितना है, पर √-4 का वैल्यू इमेजिनरी वर्ड है, कभी होता ही नहीं है। तो आप बताओ यहां पर अगर एक्स का वैल्यू नेगेटिव आएगा तो हो सकता है कि कभी पावर हाफ में। इसका मतलब फिक्स हो रहा है कि दुनिया में जितने भी ऑसिलेटरी मोशंस होते हैं, अगर मैं उनको मैथ में रिप्रेजेंट करूं तो उसकी जनरल इक्वेशन फोर्स की ऐसी होती है, और यहां पर एन का वैल्यू ऐसा होता है। अगर ऐसा होगा, पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा, तो हम इसको बोलेंगे एक प्रकार का ऑसिलेटरी मोशन होगा। बोलो। अब यहां एक बात और सुने, जैसे जैसे पावर बढ़ती जाएगी वैसे वैसे फोर्स का वैल्यू बढ़ता जाएगा। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स की पावर 1, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स की पावर 3। बताओ फोर्स किसमें ज्यादा हुआ, 3 में। मेरी बात समझ में आ रही? जैसे जैसे पावर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे फोर्स का वैल्यू बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसका मतलब बॉडी गुस्से में टू एंड फ्रो करेगी। एक तो ऐसे भी होता है, एक ऐसे भी होता है, और बहुत गुस्से में, मतलब फोर्स जैसे जैसे पावर बढ़ती जाएगी मोशन टिपिकल हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जैसे से एन का वैल्यू बढ़ता जाएगा, पावर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, मोशन टिपिकल होता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि फोर्स यहां पर कॉम्प्लिकेट हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन अगर एन का वैल्यू छोटा कर दिया जाए तो मोशन क्या होता है, इजी होता है, सरल होता है, आसान होता है। बताओ एन का वैल्यू सबसे छोटा क्या होगा, 1। और अगर एन का वैल्यू सबसे छोटा 1 ले लिया जाए तो उस केस में इस कंडीशन को क्या बोलना चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। क्या बोलेंगे उसको, सिंपलेस्ट फॉर्म, इजीएस्ट फॉर्म ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, दैट इज कॉल्ड एज एसएचएम। तो मेरा चैप्टर एसएचएम है, उसका ओरिजिन है, मैं आपको बता रहा हूं कि ये एसएचएम है ना, ये एक प्रकार का ऑसिलेटरी मोशन है। इसका सिंपलेस्ट केस कि जब एन का वैल्यू सबसे छोटा हो, कितना, 1, तो उस केस को हम क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि क्या जितने भी एसएचएम हैं, क्या वो सब एक ऑसिलेटरी मोशन होते हैं? यस। ऑसिलेटरी मोशन की पहली कंडीशन है, मोशन शुड बी ऑसिलेटरी।
अगर आप कहीं पिक्चर में ऑक्सीजन देखना चाहते हैं तो आपको फील आ जाना चाहिए कि यार पहले तो क्या होना चाहिए, साला एक पॉइंट के बाद टू एंड फ्रो होना चाहिए, तब जाके बात कर सकते हैं एसएसएम भी हो सकता है। यहां एसएसएम का क्या मीनिंग आया? ऑसिलेटरी मोशन का सबसे सिंपलेस्ट केस, जब एन का वैल्यू, हम उसको क्या बोलेंगे? एसएचएम। इसका मतलब सभी एसएचएम क्या होते हैं? एसएचएम सब ऑसिलेटरी होते हैं। तो क्या सभी ऑसिलेटरी मोशन एसएचएम होते हैं? सभी ऑसिलेटरी मोशन एसएचएम नहीं होते हैं। ऑसिलेटरी मोशन का सबसे सिंपलेस्ट केस जब एन का वैल्यू, हम उसको क्या बोलेंगे? एसएचएम कहते हैं। तो जैसे एक आइडिया में यहां लिख भी देता हूं ये बात कि एन का वैल्यू यहां पर ऐसा होता है। अगर मैं आपसे बोलूं एन का वैल्यू 1, तो बताओ उस कंडीशन में क्या होगा? एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स के पावर 1 होगा। एंड इट इज द simplest case, simplest condition of oscillatory motion called as एसएचएम। तो जो चैप्टर हम पढ़ेंगे बेटा उसका ओरिजिन समझा दिया कि एसएचएम अगर है तो उसकी पहली कंडीशन है मोशन कैसा होना चाहिए? ऑसिलेटरी होना चाहिए, एक फिक्स पॉइंट के बाद टू एंड फ्रो अप एंड डाउन होना चाहिए। और दूसरा, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स की पावर 1 होना चाहिए, हम उसको बोलेंगे एसएचएम। सभी एसएचएम एक ऑसिलेटरी है, लेकिन सभी ऑसिलेटरी मोशन एसएचएम नहीं है। ऑसिलेटरी मोशन का सबसे सिंपलेस्ट केस जब एन का वैल्यू 1 होता है तो हम उसको बोलते हैं एसएचएम। ओके, तो यहीं से हमारा चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज कोड एज एसएचएम। और एसएम यहां से ये सब बना है, आप इसको भी ध्यान रखेंगे, लिख लें इसको पहले एक बार। बेच तो भरा हुआ है यार ये। अब तो बच्चे आएंगे तो फिर दूसरा बेच खोलना पड़ेगा बैच। नीट का क्या होगा? नीट का नो रीनेट है। गधों ने इतना उलझाया और फिर नी रीड भी नहीं दिया है ना। 5 नंबर बढ़े कि 4 बढ़े? 5 बढ़ेंगे, नहीं 5 कटेंगे, नहीं 4 कटेंगे। नहीं, माइनस मार्किंग हट गई उसमें से, होगी। तो जो फर्स्ट रैंकर आएंगे तो वो 67 69 थे, जो वो 44 हो जाएंगे, वो कम हो जाएंगे। तो यार रिजल्ट नया आना चाहिए ना, फिर तो आएगा। तो काउंसलिंग तो आज स्टार्ट होगी, बताइए। काउंसलिंग बता रहे थे स्टार्ट हो रही है आज। तो काउंसलिंग कैसे स्टार्ट हो जाएगी जब रिजल्ट ही अभी मतलब नीट का भी एक बात है, भगवान ही मालिक है नहीं। कुछ भी कर सकते हैं यार। क्या मतलब, क्या बोलो यार। है 4th फ्लोर पे? ये क्या होता है? प्रेस कॉन्फ्रेंस साल है।
मतलब इतना गंदा यार, 1-1.5 महीना तो उसने लगा दिया चंद्रचूड़ ने, कुछ समझ में हमें अब तो लगा था कि यार ये कर देगा लास्ट मोमेंट तक कर देगा, बाद में आया कुछ नहीं, कोई नहीं रीड नहीं। हाँ पहले तो मजे कर रहा था मतलब देखो आप, हम तो परेशान हो रहे हो, मजे कर रहे हैं चाय पीना जाएगा। तो बताइए एसएम की कंडीशन क्या क्या आई? दो कंडीशन आपके पास आएगी। पहली कंडीशन क्या है? अगर दुनिया में कोई एसएचएम है तो पहली कंडीशन मोशन शुड बी ऑसिलेटरी, और दूसरी कंडीशन एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स की पावर 1, हम उसको क्या बोलेंगे? एसएचएम। अब देखो हमारे चैप्टर पे चलते हैं, हमारा चैप्टर का नेम हमने क्या रखा था बेटा? एसएचएम। इसकी बात करने वाले हैं तो देखो मैं आपको बताता हूं, एसएचएम भी दो तरह से पढ़ते हैं, एक होता है लीनियर एसएचएम और एक होता है एंगुलर एसएचएम। वर्ड से पता चल रहा है, सिंपल सी बात है। अगर बॉडी का एसएम इस प्रकार से हो रहा है कि उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो लीनियरली है, तो हम उसको बोलते हैं वो लीनियर एसएम का एग्जांपल है। और अगर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट एंगल के फॉर्म में है तो वो एक प्रकार का एंगुलर एसएम का एग्जांपल होता है। बोलो, अगर डिस्प्लेसमेंट लीनियर है तो डिस्प्लेसमेंट लीनियर होने का मतलब एसएचएम कैसा होगा? लीनियर एसएचएम होगा। और अगर एंगुलरली डिस्प्लेस्ड हो रहा है बॉडी टू एंड फ्रो, एंगुलरली कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? वो एंगुलर एसएचएम का एग्जांपल होता है। दोनों एसएचएम हमारे सिलेबस में होते हैं, दोनों हमें पढ़ने होते हैं। पहले हम बात करेंगे लीनियर के बारे में, फिर बात करेंगे आपसे एंगुलर के बारे में। लीनियर एसएचएम का बेस्ट एग्जांपल क्या ले सकते हैं? स्प्रिंग मास सिस्टम। लीनियरली बॉडी टू एंड फ्रो करती है तो लीनियर एसएचएम का एग्जांपल होता है। तो वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। तो आप हेडिंग बना दो उसके बाद, लीनियर एसएचएम। और इसका एग्जांपल भी मैं लिख देता हूं, स्प्रिंग मास सिस्टम। प्लेन हॉरिजॉन्टल मान लेते हैं, तो प्लेन हॉरिजॉन्टल से रिजिड सपोर्ट से एक स्प्रिंग कनेक्टेड है और उसके फ्री एंड पे एक मास को हमने अटैच कर रखा है जिसका वैल्यू स्मॉल एम है। और मान लीजिए स्प्रिंग का कांस्टेंट के है और इनिशियली ये सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, नेट फोर्स अभी 0 है। तो बताओ नेट फोर्स अगर 0 तो इस पोजीशन को क्या बोलेंगे? मीन पोजीशन। बॉडी रुकी हुई है, रेस्ट कंडीशन में, मीन पोजीशन पर है। अब मैं इसको मोशन देना चाहता हूं, क्या करूं? हल्का सा इस बॉडी को डिस्प्लेस कर देता हूं एक्स अमाउंट से, डिस्प्लेस करके छोड़ूंगा तो बॉडी टू एंड फ्रो मोशन करेगा। बोलो भाई, जब मैं इसको डिस्प्लेस करता हूं एक्स, तो ये एक्स पिक्चर में आता है, ये डिस्प्लेसमेंट जो हमेशा मीन से पढ़ते हैं। और जैसे ये एक्स पिक्चर में आता है तो ड्यू टू इलास्टिसिटी इसमें एक फोर्स जनरेट होता है, रिस्टोरिंग फोर्स, और वो स्प्रिंग की वजह से इसमें आता है। स्प्रिंग फोर्स भी इसको बोलते हैं या इसको रिस्टोरिंग फोर्स भी कहते हैं। ड्यू टू इलास्टिसिटी यहां आता है और ये फोर्स हमेशा इस एक्स के अपोजिट में काम करता है। बोलो, ये यहां पर होगा, जैसे बॉडी को मैं डिस्प्लेस करूंगा तो इस फोर्स वजह से बॉडी मीन पर आएगी। जैसे बॉडी मीन पर आएगी तो एक्स कितना होगा? वापस 0। तो फोर्स भी कितना होगा? लेकिन वेलोसिटी, इसलिए बॉडी रुकेगी नहीं, बॉडी इधर जाएगी। और जैसे बॉडी इधर जाएगी तो एक्स होगा इधर, तो फोर्स कहां होगा? टुवर्ड द मीन, और ऐसे टू एंड फ्रो करती रहेगी इस फोर्स के अंडर में। बोलिए, तो ये तो हो रहा है ऑसिलेटरी मोशन। क्या हो रहा है ये? लेकिन अगर यहां पर फोर्स को मैं ऐसा लिख दूं कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स की पावर 1 है, तो बताओ ये कैसा एग्जांपल होगा? लीनियर एसएचएम का एग्जांपल हो जाता है। यहां फोर्स है, यहां पर एक्स है, पर अगर वो फोर्स एक्स यहां पर ऐसे लीनियरली प्रोपोर्शनल है विद माइनस साइन, लीनियरली प्रोपोर्शनल है विद माइनस साइन, तो हम इसको बोलते हैं ये लीनियर एसएचएम का एग्जांपल है। ये लीनियर एसएचएम की कंडीशन होती है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स की पावर 1। अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़े, या प्रोपोर्शनल साइन इसको ब्रेक कर सकते हैं। जैसे ब्रेक करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा और उसको बोलेंगे के, और ये इक्वेशन बनेगी एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। बताओ के को क्या बोलेंगे? स्प्रिंग का केस होता है तो इसको स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं, लेकिन मैं जनरलाइज करूं तो इसको क्या बोलूंगा? इसको बोलूंगा रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट। रिस्टोरिंग फोर्स की इक्वेशन में ये कांस्टेंट आया है, रिस्टोरिंग फोर्स की इक्वेशन में ये कांस्टेंट आया है, इसलिए इसको बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट। ये वही है जो आप कह रहे हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, लेकिन मैं जनरलाइज करूं तो मैं इसको बोलूंगा रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट होता है। तो इक्वेशन क्या बन गई? एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स। बोलिए, अब आप बताओ ये फोर्स इस बॉडी पे काम कर रहा है, जो बॉडी टू एंड फ्रो कर उस पे काम कर रहा है, बॉडी का मास कितना है? तो इस फोर्स को थोड़ा सा ओपन कर सकते हैं और उसको ऐसा लिख सकते हैं एम एच इक्वल्स टू माइनस के एक्स। अरे एफ का वैल्यू एम है तो एफ है ना, एफ का वैल्यू क्या होगा? एम है तो एम एच इक्वल्स टू माइनस के एक्स। और इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाए तो उसको ऐसा भी बोल सकते हैं एच इक्वल्स टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स। बोलो, अब आपको पता के एक कांस्टेंट था और एम भी कांस्टेंट ही है, तो के बाई एम एक नया कांस्टेंट हो जाता है।
और ये जो नया कांस्टेंट पॉजिटिव कांस्टेंट होता है, हम इस टर्म को एसएचएम में क्या बोलेंगे? ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा कौन होता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। जो बॉडी टू एंड फ्रो हो रहा है, एसएचएम हो रहा है, उस सिस्टम का एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा कहलाता है। और ये जो के बाई एम आया है, ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर आता है, प्रैक्टिकली कैलकुलेट हुआ है, इसलिए इसको ओमेगा स्क्वायर लिख रहे हैं। तो के बाई एम के नया कांस्टेंट है, पॉजिटिव कांस्टेंट है, इसको क्या बोलते हैं? ओमेगा स्क्वायर। और जैसे इसको ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं, तो ये वैल्यू क्या होगी? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। ध्यान से देखो, यहां पे भी अगर देखें तो ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स के पावर बनाना है, और आना भी यही चाहिए, ये तो कांस्टेंट है ओमेगा स्क्वायर तो। और इसलिए हम इसको भी क्या कहते हैं? लीनियर एसएचएम की कंडीशन कहते हैं। अरे जब फोर्स प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स की पावर 1 होता है, तो बताओ एक्सप्रेशन भी प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स की पावर 1 होना चाहिए। यस, और ये भी लीनियर एसएचएम की कंडीशन कहलाती है। बस ध्यान रखेंगे, जब फोर्स की इक्वेशन होती है तो एक्स का जो कोफिशिएंट है वो के कहलाता है, और जब एक्सेशन की इक्वेशन होती है तो एक्स का कोफिशिएंट ओमेगा स्क्वायर कहलाता है। और हमें पता ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? के बाई एम। मास ही तो एक्स्ट्रा इसमें, तो ध्यान रखिए यहां पर एक्स का कोफिशिएंट ओमेगा स्क्वायर है, और यहां पर अगर देखिए तो एक्स का कोफिशिएंट कौन होगा? के होता है। पर दोनों एसएचएम की कंडीशन होती है। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, d2s बाई dt स्क्वायर। और ये आरएचएस में माइनस है, तो इसको इधर लाऊंगा तो क्या होगा? प्लस एलएचएस में ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू क्या बनेगा? 0। और ये भी एक प्रकार का लीनियर एसएचएम का कंडीशन होता है। अरे ये और ये एक ही तो है, लिखने का तरीका बदल गया बस। ये जो एक्सेलरेशन है, इसको मैंने डिस्प्लेसमेंट का डबल डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिख दिया। डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखा जा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। एक्स है ना, एक्स लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम कहते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। अब एक और बात देखो, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें पावर कितनी आ रही? 2। 2 बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। और अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम इसको सोल्व करते हैं, तो इसका एक सॉल्यूशन आता है, अपना एक रूट आता है। और अगर वो सॉल्यूशन रूट अगर देखे तो वो ऐसा होता है, आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी गेट। मैथमेटिक्स से सोल्व नहीं कर सकते, टिपिकल होता है, लेकिन मैं सीधा लिख रहा हूं यहां पर कि अगर ये डिफरेंशियल सेकंड ऑर्डर का है और इसको अगर मैं सोल्व करूं तो इसका अपना एक सॉल्यूशन आता है, और वो सॉल्यूशन कुछ ऐसा होता है, x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस 5 होता है। बताओ इसमें वेरिएबल टर्म कौन है? x। तो ये उसका रूट होता है, और x का वैल्यू यहां पर कितना है? a sin ओमेगा t प्लस 5 होता है। ये सेम वैसे कैसे मैं आपको समझाऊं? आपने ये पढ़ा होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। कौन है ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन से ऑर्डर का? सेकंड ऑर्डर का। पावर मैक्सिमम कितनी है? इसलिए इसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो इसका भी अपना एक वैल्यू आता है, रूट आता है, नहीं आता सॉल्यूशन। और वो सॉल्यूशन कितना होता है? एक्स इक्वल्स टू, वेरिएबल कौन है? एक्स है ना इसमें, तो एक्स वैल्यू कितना आएगा? माइनस बी प्लस माइनस, आना ही आता। तो मैं आपको वही समझा रहा हूं, जैसे इस इक्वेशन का यहां पर रूट है ना, वैल्यू होता है, रूट होता है, वैसे के वैसे ये एक प्रकार का डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर का। और यहां पर वेरिएबल टर्म कौन है? एक्स। अगर मैं उसको सोल्व करूं तो उसका वैल्यू होता है वो ऐसा होता है। और ध्यान से देखो, ये एक्स जो होता है, इसको हमने क्या बोला था? ये एक्स जो है एसएचएम का क्या होता है? पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होता है फ्रॉम मीन पोजीशन। और ये ऐसी टर्म है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऐसी टर्म है जो वेरिएबल होती है, हर मोमेंट पर अलग अलग होती है, क्योंकि मोशन करे ना पार्टिकल, तो इसलिए ये इंस्टेंटेनियस होती है, टी टाइम पर होती है। आप बताओ, ये टी है ना टाइम, तो टाइम कभी रुकता नहीं, ये तो बदलता रहता है। तो जब टाइम बदलता है तो इसकी वैल्यू भी बदलती है, बोलो। और जब इसकी वैल्यू बदलती है तो साइन का वैल्यू बदलता है, और जब इसका वैल्यू बदलता है तो इसका वैल्यू भी क्या होता है? बदलता रहता है। इसका मतलब ये जो एक्स है बेसिकली है कौन? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, लेकिन किस टाइम पर है? टी टाइम पर। जैसे से टी बदलेगा वैसे वैसे ओमेगा टी का वैल्यू बदलेगा, तो एक्स का वैल्यू भी क्या होगा? बदलेगा। इसलिए इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। ओके, अगर मैं इसको लिखूं तो ये कौन हो गया? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन एट टाइम टी होता है। बताओ ये ए कौन है?
एक्स का मैक्सिमम वैल्यू दैट इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड, सब जानते हैं, ये एम्पलीट्यूड कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमम वैल्यू होता है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ रहा है साइन, साइन के बाद ये टर्म क्या हो रही है, एंगल। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बिना एंगल के नहीं होता, एंगल होता है। और एंगल को एसएचएम और वेव में क्या बोलते हैं, फेज एंगल कहते हैं या फेज कहते हैं। और फेज एंगल एक ऐसा पैरामीटर होता है कि अगर ये वाइब्रेटिंग पार्टिकल का हमें पता हो तो हम किसी भी इंस्टेंट पर उसका एक्स पता कर सकते हैं, पोजीशन पता कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने कहा एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है और किसी टी टाइम इंस्टेंट पर उसका फेज एंगल का वैल्यू 30 डिग्री है, कितना इसका वैल्यू, तो एक्स का वैल्यू कितना होगा, ए बाई टू। मतलब एक्स पता लिया ना आपने। तो हम ध्यान रखें, फेज एंगल एक ऐसा पैरामीटर है जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल का किसी भी टाइम पर मीन पोजीशन से पोजीशन शो कर सकता है। ये टर्म एंगल है, उस एंगल को क्या बोलते हैं, फेज एंगल। अब इस फेज एंगल में भी ध्यान से देखो, दो तरह के एंगल है, एक तो ओमेगा टी एंगल है और एक फाई एंगल है, नहीं है। ध्यान से देखो, ये ओमेगा टी जो एंगल है ये टाइम डिपेंडेंट एंगल है। अब टी कभी रुकता ही नहीं ना, बदलता रहता, जब टी बदलेगा तो ओमेगा टी का वैल्यू भी, तो बताओ ओमेगा टी बदलेगा तो एक्स का वैल्यू भी क्या होगा, बदलता जाएगा। तो ओमेगा टी यहां पर अगर देखे तो ये टाइम डिपेंडेंट फेज एंगल होता है। इसमें अगर देखे तो एक वर्ड आया ओमेगा, आया, और इस ओमेगा को मैं यहां से लिख सकता हूं, बताइए ओमेगा कितना होगा, रूट के बाई एम होता है। सोचो अगर मैं इस के बाई एम को यहां पर के बाई एम ही रखता तो यहां क्या आता, के बाई एम, यहां भी क्या आता, तो बताओ इस इक्वेशन में यहां क्या आता, रूट के बाई एम। बोलो, इसका मतलब ये जो ओमेगा हम लिख रहे हैं इसका मीनिंग एक्चुअल में हमारे लिए क्या है, रूट के बाई एम। और अगर ओमेगा ऐसा है तो बताओ सिस्टम का टाइम पीरियड कितना होगा, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के होता है। और ये कौन है, टाइम पीरियड ऑफ मोशन। अगर एम मास की बॉडी लीनियर एसएचएम परफॉर्म कर रही है तो उसके मोशन का जो टाइम पीरियड है वो कितना होगा, 2 पाई अंडर एम बाई के होता है। एम कौन है, मास ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी है, और के कौन होता है, रेस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट होता है। अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 1/T होता है, एनओटी में रिलेशन इनवर्स होता है, इसको क्या लिखेंगे, 1/2 पाई अंडर रूट, यहां पर लिखेंगे के बाई एम। ये तो हो गया फ्रीक्वेंसी। लेकिन यहां पर एक वर्ड और देखो, फाई भी हो रहा है। और ये फाई ध्यान से देखो, ये ऐसा एंगल है जो एंगल तो है लेकिन टाइम पे डिपेंड, इसलिए इसको बोलते हैं फेज कांस्टेंट। क्या बोलते हैं उसको, ऐसा फेज है जो कांस्टेंट होता है, बदलता, हम इसको बोलते हैं फेज कांस्टेंट। एक तो ये नेम है इसका। या फिर यूं बोलते हैं कि ये ऐसा फेज एंगल होता है जो टी इक्वल्स टू 0 पर होता है। बोलो, फेज एंगल टी इक्वल्स टू 0। बच्चों टी को 0 करो तो ये टर्म 0 होगी ना, तो जो एंगल बचा वो कौन है, फाई। इसका टी बराबर 0 पर जो भी फेज एंगल होता है वो क्या होता है, फाई होता है। और टी बराबर 0 पर फेज एंगल को अगर वर्स में लिखें तो इसको क्या बोलते हैं, इनिशियल फेज एंगल कहते हैं। फाई यहां पर जो भी होता है वो कांस्टेंट होता है, इसलिए इसको फेज कांस्टेंट कहते हैं, या फिर इसको बोलते हैं इनिशियल फेज एंगल होता है, टी बराबर 0 पर फेज एंगल। अब ये क्या बताते हैं, भले टी बराबर 0 पर जब पार्टिकल मोशन करना स्टार्ट करता है तो टी बराबर 0 पर वो कहां है, उस पोजीशन को दिखाने का एंगल होता है फाई। बोलो भाई, अगर टी बराबर 0 पर उसका मोशन मीन से स्टार्ट हुआ है तो फेज एंगल 0 हो जाता है। बोलो, कहने का मतलब यहां पर जो फेज एंगल होता है ये फाई जो है, ये टी बराबर 0 पर फेज एंगल, टी बराबर 0 का मतलब टी बराबर 0 पर उस पार्टिकल का मीन पोजीशन से पोजीशन क्या है उसको दिखाने का तरीका होता है इनिशियल फेज एंगल। और आगे हम बात करेंगे भी क्वेश्चन में, लेकिन ध्यान रखें फाई भी एंगल होता है पर टी बराबर 0 पर होता है, और ओमेगा टी एंगल वेरिएबल होता है, ये बदलने से एक्स बदलता है। तो कुछ बातें हैं जो क्वेश्चन करते समय में ध्यान रखनी है, एसएचएम से रिलेटेड, आप इसको नोट करें, फिर बात करते हैं क्वेश्चन कैसे बनाएं।
एक क्वेश्चन दिया आपको, ए पार्टिकल, क्वेश्चन नहीं जिसका एंड कॉन्सेप्ट है जो मैं क्वेश्चन के थ्रू उठाना जा रहा हूं। ए पार्टिकल जिसका मास 1 किलोग्राम है, एक्स एक्सिस पर एसएचएम कर रहा है, और उसका जो फोर्स इक्वेशन है वो ऐसा दे रखा है, एफ इक्वल्स टू -4x, और एक है एफ इक्वल्स टू -4x + 4। आपसे पूछा है मोशन की मीन पोजीशन क्या होगी, मोशन का टाइम पीरियड कितना होगा। तो मेरा यह है कि सबसे पहले तो ये चेक करो कि क्या दोनों में एसएचएम होगा। दो इक्वेशन है ना, ये पहली इक्वेशन क्या है, एफ बराबर -4x, और एक और क्या है, एफ बराबर -4x + 4। क्या दोनों में एसएचएम होगा? होगा ना यार। एसएचएम में क्या देखते हैं, आरएचएस में क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल की पावर मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 1। आगे क्या होना चाहिए, माइनस, और फोर्स की पावर कितनी होनी चाहिए, 1। अगर दोनों लीनियरली प्रोपोर्शनल विद माइनस है तो बताओ उसको क्या बोलेंगे, एसएचएम। यहां ऐसा हो रहा है, यस हो रहा है, यहां भी ऐसा हो रहा है। कंफ्यूज मत होना, ये 4 लिखा है, 4 तो कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन यहां पर देखो तो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, आगे क्या आ रहा है, इसका मतलब ये भी कौन है, एसएचएम को इंडिकेट कर रहा है। तो पहले तो ये देखना आना चाहिए एसएचएम। हमारे मॉड्यूल में क्वेश्चन दिया है, एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन यही देखा है, 4 इक्वेशन दे रखी, पूछा बताओ इसमें कौन सा एसएचएम नहीं है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा ये जो इक्वेशन ऐसी होती, 4x + 4, क्या ये एसएचएम होता, ये एसएचएम नहीं होता, क्यों, आगे माइनस आ रहा सब, मतलब माइनस नहीं सर, माइनस होना चाहिए, बोलो। अगर क्या यहां पर बोल दूं ऐसे माइनस और यहां पर लिख देता 4x², तो क्या एसएचएम होता, नहीं होता। वेरिएबल यहां पर कौन है, डिस्कशन, उसकी मैक्सिमम पावर कितनी, 2 यहां पर है, तो बताओ क्या एसएचएम होता है, नहीं होता। तो एसएम को देखने का तरीका हो गया कि आगे हम पर माइनस होना चाहिए और एक्स वेरिएबल की पावर मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 1। अगर ऐसा है तो हम उसको बोलते हैं लीनियर एसएम की कंडीशन। तो यहां भी हो रहा है, यहां भी हो रहा है, दोनों में एसएचएम हो रहा है, बोलो। अब आपसे बोला जा रहा है इसकी मीन पोजीशन क्या होगी, बताओ मीन पोजीशन कैसे देखते हैं। बोले बहुत सिंपल सी बात है, जहां पर फोर्स 0 होता है उस पोजीशन को मीन पोजीशन कहते हैं। तो जब भी मीन पोजीशन देखनी क्या करेंगे, फोर्स को 0 कर देंगे। देखो कैसे, मान लीजिए पहली कंडीशन है तो यहां पर मीन पोजीशन क्या लिखेंगे, फॉर मीन पोजीशन। मीन पोजीशन ऐसी पोजीशन है जहां फोर्स की वैल्यू 0 होती है, तो जो भी फोर्स यहां पर है उसको 0 करेंगे। एफ इक्वल्स टू -4x इक्वल्स टू 0 करा तो एक्स का वैल्यू कितना है, 0, और एक्स बराबर 0 इसकी कौन है, मीन पोजीशन। पार्टिकल मोशन कहां कर रहा था, एक्स एक्सिस पर, तो एक्स बराबर 0 कोऑर्डिनेट कौन है, उसकी मीन पोजीशन, वो 0 के अबाउट टू एंड फ्रो कर रहा है, बोलो। अगर मैं आपसे पूछूं बताइए इसका टाइम पीरियड कितना हुआ, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई, अभी हाल पढ़ा हमने, m/k। m कितना है, 1 है, k कितना है। फोर्स की अगर इक्वेशन होती है तो x का जो कोफिशिएंट है उसको बोलते हैं k, तो ये क्या होगा 4। बताओ क्या आंसर आएगा, पाई सेकंड। तो मीन पोजीशन यहां पर ऐसे होगी और हमने कहते टी यहां पर ऐसा होगा, इसमें ऐसे चम होगा। दूसरे केस में अगर देखें, बच्चों दूसरे अगर देखें तो -4x + 4 है, यहां भी क्या निकालना है, क्या करूं, फोर्स को 0 करूं, सबसे अच्छा तरीका वही है और वही करना मेडिकल में एग्जाम में आपको। पर मैं आपको समझाऊं तो इसको मैं ऐसा नहीं ऐसा करूं, सुनो। जो भी वेरिएबल होता है उसका जो भी कोएफिशिएंट होता है उसको विद माइनस साइन कॉमन लेते हैं। तो क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, -4x - 1। जो भी x वेरिएबल का कोएफिशिएंट है उसको विद माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अब हमारी जो जनरल इक्वेशन पड़ी थी फोर्स की, वो क्या पड़ी थी एसएम के लिए, F इज इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x⁻1, और x कौन था, मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट। बताओ मीन पर x का वैल्यू कितना होता था, 0। तो जैसे वहां पर x था वैसे वैसे यहां पर कौन आया, x-1 आया। तो क्या इसको मैं समझने के लिए थोड़ा सा यहां पर कैपिटल X लिख दूं क्या, अगर मैं इसको कैपिटल X लिखता हूं तो इक्वेशन क्या बनेगी, ये बनेगा। और आप ध्यान से देखो, फोर्स प्रोपोर्शनल टू -x⁻1 है, इसका मतलब ये कौन है, एसएचएम है। अब हमें क्या निकालना है, मेन पोजीशन। बताओ मीन पर ये कितना होना चाहिए, 0, और इसका वैल्यू कितना है, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 0 के बराबर। तो अगर मैं मीन की बात करूं, फॉर मीन पोजीशन, कैपिटल एक्स जिसको हम क्या बोलते हैं x - 1, उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 0।
और अगर ये 0 होगी तो बताओ x का वैल्यू कितना हो गया 1, और ये x का वैल्यू 1 यहां पर क्या कहलाएगा मीन पोजीशन। बताओ x बराबर 1 कौन है, उसकी मीन कोऑर्डिनेट है x का, बॉडी कहां कर रही है एसएचएम, तो x बराबर 1 के बाद बॉडी टू एंड फ्रो कर रही है, x बराबर 1 पर इसका फोर्स 0 है, इसका मतलब x बराबर 1 इसके मीन पोजीशन है। तो ये भी एसएचएम है, ये भी एसएचएम है, बस फर्क इतना सा कि दोनों में मीन का डिफरेंस है। इन दोनों से मैं आपको ये समझा रहा हूं कि एसएचएम में ध्यान रखेंगे हमेशा मीन पोजीशन ओरिजिन नहीं होता, कुछ और भी हो सकता है, तब उसको ऐसा कर सकते हैं। और नहीं तो सबसे अच्छा तरीका तो फोर्स को 0 कर दो, यहीं अरे कर दोगे ना तो एक्स का वैल्यू 1 आ जाएगा ऑटोमेटिकली। लेकिन हम समझे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, कॉन्सेप्ट हम इसको ऐसा लिखते हैं। टाइम पीरियड की बात करेंगे तो दोनों में वही आएगा, एम का वैल्यू 1, के का वैल्यू कितना है 4 ही तो है, तो बताओ यहां भी कितना आएगा पाई सेकंड। तो दोनों में टाइम पीरियड तो क्या हो गया सेम, बस दोनों में किस बात का डिफरेंस हुआ मीन पोजीशन। तो ये जो कांस्टेंट अटैच हुआ ना साथ में 4, ये बेसिकली कर क्या रहा है, मोशन की मीन को डिस्प्लेस कर रहा है, चेंज कर रहा है। ओके, ये भी एसएचएम है, वो भी एसएचएम, बस यहां मीन क्या हो गया बदल जाता है। लिखिए पहले तो ये बताओ कि ये वास्तव में क्या एसएचएम की कंडीशन है, अरे है ना, नो क्यों है, देखो ना ये कौन है बेटा एक्सीलरेशन, ये तो कांस्टेंट है यार, ये कौन है एक्सीलरेशन नहीं है, ये कौन है प्लस, उधर जाएगा तो माइनस, और ये वेरिएबल की पावर कितनी, इसका मतलब एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स की पावर 1 है, इसका मतलब भाई साहब एसएचएम है। पर ये जो इक्वेशन दी ना ये एसएचएम की जनरल इक्वेशन नहीं है। बताइए डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या लिखा था, d2x/dt² प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। अगर आगे वाली टर्म अकेली होती है, आगे वाली टर्म अगर अकेली होती है तो एक्स का कोएफिशिएंट ओमेगा स्क्वायर होता है। अरे यार आगे वाली टर्म अगर अकेली होती है तो एक्स का कोएफिशिएंट ओमेगा स्क्वायर होता है। आप बताओ ये अकेली है क्या, आगे 9 मल्टीपल है, अरे एसएचएम तो है लेकिन 9 मल्टीपल हो रहा है, तो सबसे पहले ड्यूटी क्या है आपकी, इसको 9 हटाएंगे यहां से। तो देखो बात सुनो, यहां पर लिखा मैंने 9d2x/dt² और प्लस 16x इक्वल्स टू 0 होगा, है ना, ये था। अब इसको मैं अकेला करना चाहता हूं तो पूरी इक्वेशन को 9 से डिवाइड कर देता हूं, तो ये क्या बनेगा 16/9 x इक्वल्स टू 0, और फिर मैं कंपेयर कर देता हूं, कंपेयरिंग विद d2x/dt² प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0, इससे कंपेयर कर लेते, ये हमारा जनरल इक्वेशन है एसएचएम का, स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अगर ये टर्म अकेला होता है तो एक्स का कोएफिशिएंट ओमेगा स्क्वायर कहलाता है।
अब बताइए ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना है इस क्वेश्चन में? 16/9। बेटा गेट खोल दो। तो ओमेगा का वैल्यू कितना होगा? 4/3। नहीं होगा? तो बताइए फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना होगा? 1/2 इंटू 4/3 कितना आएगा? 2/3 यहां पर से हर्ष हो जाएगा। तो बहुत छोटी सी बात है, और ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं मेडिकल में, और जल्दबाजी में गलत हो जाते हैं। आप केयरफुल रहे, आप सीधा कंपेयर मत करो। आपको लगता है ओ एक्स का कोफिशिएंट कौन है? ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 4 मतलब 16। ऐसा नहीं है। ये जब अकेली होती है तो एक्स का कोफिशिएंट ओमेगा स्क्वायर कहलाता है। आगे 9 लिखा था ना यार, तो उसको हम हटाएंगे। जब उसको हटाएंगे तो ये ऐसा बनेगा, और फिर हम एक्स के कोफिशिएंट को बोलेंगे ओमेगा स्क्वायर। बोलो भाई। ये तो हुई बात की जो हमने पढ़ा था, एसएचएम की कंडीशन ऐसी होती है, उस पर क्वेश्चन की बात करें तो ऐसा हो सकता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़े तो उसमें टर्म आया था फेज एंगल, आया था ना भाई। इस फेज एंगल को एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। ये आया कहां से, इसका क्या मीनिंग है? बॉडी तो मोशन लीनियरली टू एंड फ्रो कर रही है, नहीं कर रही लीनियरली, पर उस फिनोमेना को एंगल से पढ़ रहे हैं। जादू देखो आप, फिनोमेना कैसे हो रहा है? लीनियरली हो रहा है, पर उसको हम किससे पढ़ते हैं? एंगल से पढ़ते हैं। तो एंगल आया कहां से, वो फेज एंगल का क्या मीनिंग है, कहां कितना होता है, वो समझना चाहते हैं हम लोग। और इसीलिए उसको समझने के लिए हम एक आर्टिकल यहां पर लेंगे, उसका नेम रखेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एसएचए। फेज एंगल कहां से आया ये समझना चाहते हैं हम लोग। बॉडी तो लीनियरली मूव कर रही है, एंगल कहां से आएंगे उस पर फिर भी एंगल की कहानी है, और बॉडी इंपॉर्टेंट है, और एंगल में कंफ्यूज होते हैं हम लोग। आज एंगल को समझ के चलेंगे हम लोग, कहां कितना एंगल होगा। एक छोटा सा प्रैक्टिकल करते हैं आपके सामने। मेरे पास एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग से मैंने एक स्टोन को बांध रखा है, और उस स्टोन को मैं प्लेन हॉरिजॉन्टल में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से ऐसे घुमा रहा हूं। बोलिए, बताओ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है तो ये मोशन कैसा होगा? पीरियोडिक होगा। बार बार रिपीट कर रहा, पाथ कैसा है इसका? सर्कुलर। मोशन कैसा होगा? पीरियोडिक होगा। ठीक है। अगर इस मोशन को मैं टॉप से देखूं तो मेरे को पूरा स्टोन घूमता हुआ नजर आएगा, और पाथ कैसा दिखेगा? सर्कुलर। अगर मैं नीचे से देखूं तब भी सर्कुलर। लेकिन आप सामने बैठे, मैं आपके सामने 2 and 4 मतलब आपके सामने मैं इस मोशन को करा रहा हूं प्लेन हॉरिजॉन्टल में, तो आपको क्या दिखेगा? इस मोशन का फ्रंट एलिवेशन दिखेगा, और वो होगा एक स्ट्रेट लाइन में ऐसे होगा। होगा कि नहीं होगा यार? क्या पूरा पाथ दिख जाएगा आपको? नहीं दिखे। तो जो आप इस फिनोमेना का ऑब्जर्व कर रहे हैं फ्रंट एलिवेशन, बेसिकली उसको हम बोलते हैं एसएचएम। आपको लगेगा कि ये स्टोन एक पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, लीनियरली टू एंड फ्रो कर रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? बॉडी का मोशन एक्चुअल में कैसा हो रहा है, पर उसका सामने से अगर हम स्टडी करें तो उसका फ्रंट एलिवेशन जो आता है वो लीनियर एसएचएम का एग्जांपल होता है, उसके जैसा होता है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और वही की वजह से यहां पर एंगल भी आते हैं। देखो कैसे आते हैं, समझाता हूं मैं। ये बात को जो मैंने बोला ना, ये तो आपको दिख नहीं रहा, मैं इसको दिखा के बताता हूं। मान लीजिए पेन वर्टिकल है बोर्ड, और इसमें एक बॉडी सर्कुलर मतलब ऐसे घूम रही है यूनिफॉर्म स्पीड से। ठीक है, देखो कैसे। लिखना नहीं है आपको, समझना है बस। ये एक्स एक्सिस, ये मान लीजिए वाई एक्सिस है, ये सर्कल का सेंटर ओ है, ओरिजिन है, और ये -x है, और ये -y है। मान लेते हैं सर्कल का रेडियस कैपिटल है। बच्चों आपसे कहा जा रहा है कि t इक्वल्स टू 0 पर एक पार्टिकल है जो यहां से अपना मोशन यूनिफॉर्म स्पीड ओमेगा से घूमना स्टार्ट करता है, और इसे क्लॉकवाइज घूमता है। पहले यहां से यहां आता है, फिर यहां पर आता है, फिर यहां पर आता है, फिर यहां आता है, मोशन बार बार रिपीट कर रहा है। स्पीड कैसी है? यूनिफॉर्म। कितनी है? ओमेगा। ओमेगा स्पीड से ये घूम रहा है। बताओ मोशन कैसा हो गया? पीरियोडिक। अबे सर्कल तो बात है, मोशन कैसा हो गया? पीरियोडिक। हमारे लिए तो पीरियोडिक हुआ ना यार, बार बार रिपीट कर रहा है। मोशन कैसा हो गया? पाथ इसका कैसा है? सर्कल। आपको तो स्पीड यूनिफॉर्म है, और पूरा एक साइकिल बार बार ये रिपीट कर रहा था। एक साइकिल पूरा होने में जिसको टाइम लगता है उसको क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड।
टी टाइम में मोशन रिपीट कर रहा है सपोज, तो अगर ये टाइम टी है तो यहां टाइम कितना होगा? अरे 1/4 तो यहां कितना होगा? यहां कितना होगा? और ऐसे बाबा रिपीट कर रहा है। मोशन कैसा हो गया? पीरियोडिक। रेडी? अब हम क्या करते हैं, इस पार्टिकल के माथे पर, टॉप पर एक लाइट डालते हैं, टॉर्च डालते हैं। यही बात समझ आ रही? पार्टिकल टी इक्वल टू 0 पर यहां था, मैंने ऊपर से एक टॉर्च डाली, लाइट डाली, तो जब पार्टिकल पर लाइट डालते हैं तो पार्टिकल की पोजीशन का शेडो, पार्टिकल की शेडो बनती हुई नजर आती डायमीटर पर। शेडो समझते हैं? बोलो यार। पार्टिकल टॉप पर मैंने उसको लाइट डाली तो उसकी शेडो कहां बनेगी? सेंटर पे। अब जैसे ही मूव करेगा और मैं ऊपर से लाइट डालते जाऊंगा, वैसे शेडो मूव करेगी? नहीं करेगी। ये तो ऐसे जाएगा, और ये कैसे जाएगी शेडो? लीनियरली। टीज को जो पार्टिकल यहां था, मैंने लाइट डाली तो उसकी शेडो यहां पर बनी है। कुछ टाइम बाद पार्टिकल घूमता हुआ यहां आ जाता है और मैं ऊपर से लाइट डालता हूं तो उसकी शेडो यहां पर होती है, नहीं होती है? इसका मतलब जब पार्टिकल यहां से यहां तक घूमता है तो उसकी शेडो लीनियरली ऐसे मूव करती है। नहीं जा रही है? ये तो यहां पार्टिकल टॉप पर है तो इसकी शेडो यहां पर है, जैसे घूमेगा तो ये तो घूम रहा है सर्कल पर पे, और इसकी शेडो लीनियरली ऐसे जा रही है। जैसे पार्टिकल घूमता हुआ यहां पर पहुंचा और मैंने नीचे से लाइट डाली तो उसकी शेडो लौट के वापस आती है, नहीं आती है? ये यहां से यहां गया तो उसकी शेडो यहां से यहां तक गई, फिर यहां से यहां तक आया तो शेडो लौट के वापस आ गई, फिर ये इधर जा रहा है तो शेडो इधर जाती है। आप फील कर पा रहे हैं? और जब ऐसे जाती है तो शेडो ऐसे जाती है। बोलो। सेम सिचुएशन वाई एक्सिस पर भी है। देखो कैसे, पार्टिकल टी इक्वल टू 0 पर यहां पर है, मैंने लाइट डाली ऐसे, अब पार्टिकल यहां से यहां तक घूमा तो शेडो कहां जाएगी? लीनियरली नीचे जाएगी। फील कर पा रहे हैं आप? और अगर पार्टिकल यहां से यहां आया तो शेडो कहां जाएगी? नीचे। फिर इधर गया तो शेडो ऊपर, और ये कहां जाएगी? ऊपर जाएगी। मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका मोशन तो कैसा है? पीरियोडिक है, पर उसकी पोजीशन का शेडो अगर मैं डायमीटर पर स्टडी करूं तो वो शेडो सर्कुलर डायमीटर पर, सर्कल के डायमीटर पर सेंटर के अबाउट टू एंड फ्रो, अप एंड डाउन क्या करता है? ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है, नहीं कर रहा है? और जैसे इसका एक साइकिल पूरा होता है उसका भी एक ऑसिलेशन पूरा हो जाता है। जैसे इसके साइकिल के 4 पार्ट हैं वैसे भी उसके 4 पार्ट हैं। ये यहां था तो ये शेडो यहां था, ऐसे गया यहां पहुंच गया। बोलो अभी कहां जाएगा? नीचे। तो ये कहां जाएगा? लौट के वापस आ जाएगा। फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, और जब आएगा तो लौट के आ जाएगा। जैसे इसका एक साइकिल पूरा होता है उसका भी एक ऑसिलेशन पूरा हो जाता है। इसका मतलब रिजल्ट क्या बना कि जब बॉडी सर्कुलर मूव करती है तो उसका मोशन तो कैसा होगा? पीरियोडिक, पर उसकी पोजीशन का शेडो अगर हम डायमीटर पर स्टडी करें तो सर्कल के सेंटर अबाउट टू एंड फ्रो, अप एंड डाउन क्या करता है? ऑसिलेटरी मोशन करता है। ओके, क्या कर रहा है? अब मैं इसको प्रूव करना चाहता हूं कि क्या ये शेडो एसएचएम भी करता है क्या? तो कर दें प्रूव। बोलो अभी तो क्या हुआ? टू एंड फ्रो हो रहा है, अप एंड डाउन एक पॉइंट के अबाउट, तो इसको क्या बोलेंगे? ऑसिलेशन। अब इसको क्या करना चाह रहे हैं? प्रूव करना चाह रहे हैं। किस में? एसएचएम में प्रूव करना चाह रहे हैं। तो देखो प्रूव कैसे करेंगे। बोले सर यहां पर अगर देखें तो इस डायग्राम को एक बार फिर बना रहा हूं मैं। ये डायग्राम आप सबको फिर बनाना भी अपनी कॉपी में समझ लें। ये मान लीजिए यहां पर एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये माइनस एक्स है। इस पर क्वेश्चन पूछा मेडिकल में, अभी पूछूंगा मैं आपसे क्या क्वेश्चन है, लेकिन समझे पहले। और ये सर्कल का रेडियस ए। बच्चों टी इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल यहां पर है और यूनिफॉर्म स्पीड ओमेगा से घूम रहा है ऐसे। ओके, अब बताओ टी इक्वल्स टू 0 पर जब पार्टिकल यहां पर होता है तो ये उसकी इनिशियल पोजीशन हुई, और इस पोजीशन को सर्कल के सेंटर से एक वेक्टर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, और इस वेक्टर को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं उसको? आपने पढ़ा काइनेमेटिक्स में, ए वेक्टर विच इज यूज्ड टू स्पेसिफाई पोजीशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर। बताओ टी इक्वल टू 0 पार्टिकल यहां था तो ये पोजीशन वेक्टर सर्कल के सेंटर से ऐसे जाएगा। बोलो भाई ऐसा होगा। आप बताओ इस केस में अगर मैं लाइट डालता हूं तो इसकी शेडो कहां बनेगी? सर्कल के सेंटर पे बनेगी ना। पार्टिकल घूमता हुआ सपोज टी टाइम बाद यहां पर आता है तो ये जो पोजीशन वेक्टर ये भी घूमेगा, ये तो पार्टिकल के साथ चल रहा है। तो बताओ टी टाइम बाद इसका पोजीशन वेक्टर यहां पर होगा। बोलो, और उसकी शेडो कहां आएगी? यहां पर आ जाएगी। तो बताओ एक्चुअल पार्टिकल टी टाइम में यहां से तक घूमा तो उतने टाइम में ये शेडो यहां से तक मूव करी। मान लीजिए इसकी वैल्यू सपोज एक्स है, और ये मैं पता करना चाहता हूं कि ये जो एक्स है टी टाइम में यहां पर शेडो ट्रेस हुई है वो वैल्यू कितनी हुई, ये जानना चाहते हैं हम लोग। तो हम निकाल सकते हैं। बोलिए एक्स कौन है? इस वेक्टर का एक कंपोनेंट है।
पोजीशन वेक्टर का एक कंपोनेंट है। बताओ टी बराबर 0 पे ये पोजीशन वेक्टर यहां था, टी टाइम बाद यहां पहुंच गया, तो यहां से यहां तक पहुंचा तो किस स्पीड से घूमा, और हमें पता ओमेगा स्पीड से अगर घूमता है तो घूमता हुआ टी टाइम में कुछ एंगल बनाएगा सर्कल के सेंटर पे। मान लीजिए एंगल कितना बना, सपोज थीटा, कितना बना, कितने टाइम में, तो बताओ थीटा अपॉन टी को क्या बोलेंगे, ओमेगा। तो बताओ इस केस में थीटा कितना होगा, ओमेगा स्पीड से घूमता है तो टी टाइम में एंगल कितना ट्रेस होता है, ओमेगा टी। तो टी टाइम में जब यहां से तो घुमा तो इसका पोजीशन वेक्टर सर्कल के सेंटर पर वर्टिकल से कुछ एंगल बनाता है, और ये एंगल कितना है, ओमेगा टी। और अगर ये एंगल पता है तो बताओ इस वेक्टर का कंपोनेंट निकाल सकते हैं। आप बताओ इस वेक्टर की लेंथ कितनी है, तो बताओ एक्स का वैल्यू कितना होगा, बोले सर एक्स का वैल्यू यहां पर होगा ए साइन यहां पर थीटा, थीटा का मतलब कितना होगा, ओमेगा। अब भाई ये देखो ये शेडो है, अब शेडो की वैल्यू टी टाइम में कितनी हुई, ए साइन ओमेगा टी। साइन को उसका फंक्शन आ रहा है, आपको तो अपने रूट लिखा था इसका एक, मतलब रूट जैसा दिख रहा है, इसका मतलब कौन हो रहा है, ऐसे चलो एक्स का वैल्यू यहां पर ए साइन ओमेगा टी है, साइन को उसके फंक्शन से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, अल्टीमेटली ये कौन है, एसएचएम हो रहा है। सेम अगर देखें तो इसका एक कंपोनेंट और है, कौन, वाई। बताओ वाई का वैल्यू कितना होगा, बताओ यहां भी कोस टर्म आ रही है, साइन कोस टर्म आ रही है, इसका मतलब ये भी कौन है, एसएचएम है। रिजल्ट ये बना कि जब बॉडी सर्कल वक्त तो घूमता है तो उसका मोशन तो कैसा है, पीरियोडिक, पर उसकी पोजीशन का शेडो अगर मैं डायमीटर पर स्टडी करूं तो वो शेडो सर्कल के सेंटर के अबाउट 2 and 4 अप एंड डाउन क्या करता है, एसएचएम कर रहा है। अब यहां पर एक वर्ड आया ओमेगा टी, बताओ एसएचएम इसको क्या बोलते थे, फेज एंगल। बोला था ना यार आपके सामने, ओमेगा टी कौन था, फेज एंगल। अब ये एंगल आया कहां से, बोले यहां से आया। जब पार्टिकल सर्कुलर पे मूव करता है तो उसका पोजीशन वेक्टर सर्कल के सेंटर पर वर्टिकल से कुछ एंगल ट्रेस करता है, करता है। इस एंगल को एसएचएम में फेज एंगल कहते हैं। और अगर ये एंगल आपको पता हो जाए तो आप किसी भी डायमेंशन पे उसका एक्स उसका वाई पता कर सकते हैं। दोबारा सुनो, जब पार्टिकल सर्कुलर पे घूमता है तो उसका पोजीशन वेक्टर सर्कल के सेंटर पर वर्टिकल से कुछ एंगल ट्रेस करता है, उस एंगल को एसएचएम में क्या बोलते हैं, फेज एंगल कहते हैं। और अगर ये एंगल हमें पता हो तो हम किसी भी टाइम पे उसका एक्स उसका वाई पता कर सकते हैं। सपोज मैंने आपसे कहा टी को 0 पे ये पोजीशन वेक्टर ऐसा था, टी टाइम में ये घुमा 30 डिग्री, कितना, तो ये एंगल कितना हुआ 30, अगर ये 30 तो बताओ ये वैल्यू कितनी होगी, ए साइन 30 डिग्री। अरे एक्स का वैल्यू कितना आएगा, ए साइन 30, बताओ कितना होगा, ए बाई टू। हमें पता लग गया कि 30 डिग्री पर ये अगर देख के तो एक्स का वैल्यू कितना होगा, ए बाई टू। अगर ये 45 डिग्री घूम जाता तो ए अपॉन रूट टू, अगर ये 60 डिग्री घूम जाता तो रूट, अगर ये 90 डिग्री घूमता तो एक्सट्रीम पहुंच जाता है। तो हम ध्यान रखिए जब पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो उसका जो फेज एंगल है बेसिकली वो यहां से इस तरह से स्टडी किया जाता है। जब पार्टिकल घूमता है सर्कुलर पाथ पे तो उसका पोजीशन वेक्टर सर्कल के सेंटर पे एंगल बनाता है वर्टिकल से, उस एंगल को एसएचएम में क्या बोलते हैं, फेज एंगल। और अगर ये हमें पता हो तो हम किसी भी टाइम पे उसका एक्स उसका वाई पता कर सकते हैं। बोलो, तो ये हमें पता होना चाहिए कि बेसिकली वेक्टर का जो कंपोनेंट है वही हमारे एक्स वाई की इक्वेशंस होती, प्रोजेक्शंस की वैल्यू होती है। और एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है और एनसीईआरटी में शॉर्ट एग्जांपल इस डायग्राम को लेकर एग्जांपल पूछता है, क्वेश्चन पूछता है, आप पहले उसको लिखो, मैं इस पर क्वेश्चन देता हूं, उसको स्टडी करके बताना आप क्या आएगा आंसर आपका एक्स वाई प्रोजेक्शन, पहले तो वो देखो।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेडिकल में 2-3 साल पहले ये पूछा हुआ है, डायग्राम बना के। एनसीईआरटी में शॉर्ट एग्जांपल भी है, अनशॉर्ट क्वेश्चन भी है। डायग्राम बना के देता है, पार्टिकल की लोकेशन बताता है टी इक्वल्स टू 0 पर, और डायरेक्शन मोमेंट है ना, डायरेक्शन देता मोशन की, और फिर पूछता है किसका एक्स वाई प्रोजेक्शन टी टाइम पर क्या होंगे, ये पूछता है। ये बेसिकली वेक्टर का क्वेश्चन है, वेक्टर के कंपोनेंटिंग करने बस, वही एसएम की इक्वेशन हो जाती है। आप कर सकते हैं, पहले आप ट्राई करिए, फिर बात करते हैं आंसर क्या आएगा। बताइए कितना आया एक्स का वैल्यू, एक क्वेश्चन है, और वाई का वैल्यू हाँ -1 cos ओमेगा टी। अरे माइनस पे लाई कर रहा ना यार। अब देखो बहुत आसान है, आपको हंसी आएगी, ऐसा भी होता है। बताओ टी बराबर, एक बार देख लो पहले, अगला क्वेश्चन 3 पे करना बाद में, आप पहले समझ लो। बताओ टी बराबर 0 पर कहां है पार्टिकल, यहां है ना। डायरेक्शन जाने की किधर है, नीचे। बताओ टी बराबर 0 पे यहां था, तो टी टाइम बाद कहां जाएगा, नीचे जाएगा थोड़ा। अरे यार, एरो खुद देगा, पार्टिकल की लोकेशन इनिशियली जो है ना वो भी खुद देगा वो, और पूछेगा टी टाइम बाद इसका बताओ एक्स वाई क्या होगा। तो बताओ टी टाइम बाद ये थोड़ा नीचे आ जाएगा, बोलो बेटा। तो टी टाइम बाद ये थोड़ा नीचे है, हम इसको लग के और यहां बना देते हैं, टी टाइम बाद यहां पर ऐसा होगा, ये टी टाइम बाद नीचे आ जाएगा। तो जब टी टाइम में जब यहां पर आएगा, तो बताओ सर्कल के सेंटर पे वर्टिकल से यहां पर कुछ एंगल बनाएगा ये, बताओ एंगल कितना है, ये एंगल यहां पर ओमेगा टी होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, टी टाइम में ओमेगा स्पीड से घूमता एंगल कितना, ओमेगा टी, बोलो। अब ये ओमेगा टी अगर एंगल है, तो बताओ इसके दो कंपाउंड नहीं कर सकते आप बताओ। एक तो प्रोजेक्शन यहां पर ऐसा होगा, दैट इज कॉल्ड एस, और एक प्रोजेक्शन का होगा नीचे होगा, नहीं होगा नीचे, अरे जा रहा नीचे तो इसका एरो नीचे होगा, और इसको बोलेंगे वाई। अब सब लोग बता दीजिए एक्स का वैल्यू कितना होगा, जिससे एंगल बनता है उसके साथ क्या था, कॉस। तो बताओ ये क्या होगा, ए कॉस ओमेगा टी, और ये कितना होगा, वाई। बेटा माइनस में लाइक कर रहा है, ये ओरिजिन है, ऊपर प्लस, नीचे यहां पर माइनस, नीचे है, तो इसका होगा माइनस ए और साइन ओमेगा टी, इतना सा कर रहा है। और टी बराबर 0 पर जहां भी होता है वहां से चलना स्टार्ट करता है, तो वहां से एंगल स्टडी कर लो कि कितना एंगल चला, टी टाइम में कितना एंगल चलेगा, ओमेगा टी। जिधर मुंह कराना वो लिख के देगा, एंगल लिख दिया, ओमेगा टी कंपोनेंट करना है। नहीं कर सकते, बताओ। एक और करना फिर आप, सब करेंगे हमें ना। ये एक्स है, ये माइनस एक्स है, ओरिजिन है, वाई माइनस है, वाई प्लस है। टी कोस टू 0 पर ऑलरेडी एंगल बना हुआ है, वो है 45 डिग्री, और टी टाइम बाद इधर जाना चाहता है ओमेगा स्पीड से। एनसीईआरटी के शॉर्ट एग्जांपल है, आप जाके देखना आज घर पे करना है इनको, और एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सेकंड एक्सरसाइज में दिया है, डायग्राम बना के आप। आ गया, बताओ एक्स का वैल्यू, ए कॉस ओमेगा टी प्लस 45 डिग्री, और वाई का वैल्यू ए साइन ओमेगा टी प्लस 45 डिग्री। भाई आप बताओ टी बराबर 0 पे, भाई साहब यहां है ना, है
कहां जाना चाहता है? ऊपर। तो बताओ टी टाइम बाद यहां पहुंच जाएगा सपोज, और जब यहां पहुंचेगा तो ये वेक्टर यहां पर ऐसा होगा टी टाइम बाद। बताओ एक्स्ट्रा एंगल कितना बनेगा टी टाइम में? अबे टी टाइम में तो ओमेगा टी बनाएगा यार। अब बताओ ये वेक्टर है, इसका हमें क्या करना है? कंपोनेंट करना है। कहां पर? एक्स पर और वाई पर। तो देख लो एक्स से कितना एंगल बन रहा है। बोले सर एक्स से एंगल कितना टोटल? ओमेगा टी प्लस 5, नॉट ओमेगा टी ओनली। कितना है? ओमेगा टी प्लस 5। तो इसका एक कंपोनेंट तो यहां पर ये होगा एक्स, ये एक कंपोनेंट यहां पर होगा बेटा वाई, और आप देखो दोनों प्लस पे आ रहे तो एक्स का वैल्यू होगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस 45 डिग्री, और ये वाई होगा ए साइन ओमेगा टी प्लस 45 डिग्री। अब दोनों पॉजिटिव है? पॉजिटिव है ना? उससे क्या फर्क पड़ता है? वो तो ये बताएगा एंगल कोस में है ना। कोस 90 कितना होता है? कितना होता है? 0। एंगल बढ़ गया, कोस 0 कितना होता है? अरे जवान, समझ गया? अरे जब एंगल कम होता है, हाँ, तो ये ऐसे जा रहा है, तो आपको क्या केवल कंपाउंड करना। अब बताओ 45 डिग्री का मतलब क्या है? इनिशियल फेज एंगल। टी बराबर 0 पर फेज एंगल देखो ना, टी बराबर 0 पर इसका फेज एंगल कितना है? मतलब ये मैं बताना जा रहा है कि टी बराबर 0 पर पार्टिकल की पोजीशन यहां थी, यहां से मोशन स्टार्ट किया उसने। बोलो, तो ये इनिशियल फेज एंगल कहलाता है, और ये इसकी एसएचएम की इक्वेशन होती है। तो कर सकते हैं भाई। हमेशा जब क्वेश्चन आएगा मेडिकल में तो आपको डायग्राम बना के देगा, लोकेशन देगा टी बराबर 0 पर, और एरो बना के देगा। तो जिस तरफ एरो बना रहा है सब हल्का सा मुंह करा दो बेचारे को, और टी टाइम बाद उसका एंगल कितना बनेगा? ओमेगा टी। कंपाउंड कर लो, जिसके साथ कंपोनेंट, जिसके साथ एंगल बन रहा है उसके साथ क्या आता है? कॉस, और जिससे नहीं बनता उसके साथ क्या आता है? साइन। अब चलिए वापस सुनना, अब बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाओ आप लोग, मेरी बात सुनो 10 मिनट। अब मैं फेज एंगल को एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि हम ये डायग्राम थोड़ी बनाएंगे बार बार, हम तो क्या करेंगे, इसका रिजल्ट क्या आ रहा है वो देख रहे हैं। तो मैं मान लेता हूं कि मेरा मैसेज पूरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है ऐसे, ठीक है। टी बराबर 0 पर, सुनना, टी बराबर 0 पर पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, टी बराबर 0 पर टॉप पर है। कहां पर है? टॉप पर है। तो सब लोग बताइए, जब पार्टिकल टॉप पर होता है तो उसकी पोजीशन का शेडो ओरिजिन पे आता है था। बताओ इस कंडीशन में ये पोजीशन वेक्टर वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है? 0। अरे बना रहा, और वर्टिकल से जो एंगल बनाता है वही वहां पर क्या कहलाता है? फेज एंगल। इसका मतलब ये हुआ कि जब पार्टिकल मीन पर होता है तो उसका फेज एंगल कितना होता है? 0। अब पार्टिकल ऐसे घूमा तो उसका शेडो कहां जाएगा? ऐसे जाएगा। बताओ एंगल कितना होगा? तो शेडो कहां पहुंचेगी? एक्सट्रीम। फिक्स हो गया आप सबके लिए कि जब पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम पर जाता है तो उसका फेज एंगल 0 से π/2 हो जाता है। अब आज के बाद वर्बली ध्यान रखेंगे हम कि एसएचएम में जब भी पार्टिकल मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम जाएगा तो उसका एंगल कितना होगा? 0 से 90 डिग्री एक्यूट एंगल होगा। ओके। अब पार्टिकल ये यहां पर था, अभी घूम के नीचे आता है तो शेडो आएगी, मीन पर आएगी, तो एंगल कितना होगा? तो 90। जब ये लौट के वापस आती है शेडो तो यहां पर कितना एंगल होता है? और जब इधर जाती है तो एंगल कितना होगा? और जब लौट के वापस आती है तो कितना होगा? 2π होगा। कहने का मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि जब पार्टिकल एसएचएम में एक साइकिल पूरा करता है तो उसका फेज एंगल कितना ट्रेस होता है? 2π। उसके 4 पार्ट होते हैं, जाना जाना 0 से π/2, आना आना π/2 से पाई, फिक्स्ड स्टैंडर्ड याद रखेंगे आज। और इधर जाना पाई से 3π/2, और लौट के आना कितना होगा? 3π/2 से 2π होता है। जब पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम पर जाता है तो उसका फेज एंगल 0 से 90 के बीच में एक्यूट एंगल होता है। तो ध्यान रखना, जाना जाना फर्स्ट क्वाड्रेंट, आना, इधर जाना, लौट के आना, 4। ओके। अब एक बात और, मैंने आपसे कहा कि एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है और किसी इंस्टेंट पर उसका फेज एंगल 30 डिग्री है। कितना? इसका मतलब आप क्या समझे? बोले सर इसका मतलब ये हुआ कि ये पार्टिकल का एक्यूट एंगल है ना फेज एंगल, तो मीन से कहां जा रहा है? पॉजिटिव एक्सट्रीम। पूरा बोलो, पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, और रास्ते में कहीं है ना। अब कहां है ये बता सकते हैं क्या? तो आप बताओ उसका फेज एंगल कितना था? 30। इसका मतलब ये समझो कि इसका पोजीशन वेक्टर वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है। तो बताओ ये कितना होगा? a/2। हमें पता लग गया कि अगर 30 डिग्री एंगल है तो 30 का मतलब साइन 30, साइन 30 का मतलब हाफ, हाफ मतलब a/2 पर है। बोलो, मैंने कहा एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, मैं लिख भी देता हूं उसको, लिखता हुआ चलता हूं, आप मत लिखना, सुनना पहले। मैंने कहा उसका फेज एंगल 30 डिग्री है तो उसको मैं लिखूंगा, ये होगा a/2 पोजीशन पर है। अब सुना दोबारा,
मैंने कहा एक पार्टिकल सिंपल आपने मोशन कर रहा है, किसी इंस्टेंट पर उसका फेज एंगल 60 डिग्री है। बताओ कहां से कहां जा रहा है? अबे एक्यूट एंगल है ना यार, मीन से कहां जा रहा है? पॉजिटिव एक्सट्रीम में जा रहा है। रास्ता में कहीं है, कहां है बता सकते हैं क्या? यस बता सकते हैं। कितना एंगल है? 60 डिग्री। तो यहां पर लिखूंगा मैं बेटा 60 डिग्री, ये तो फेज एंगल था। बताओ ये कितना होगा? प्लस में √3a/2 होगा, यहां पर होगा जा रहा होगा। यस और नो? मैंने कहा अगर 90 डिग्री होता तो एक्सट्रीम। ठीक है भाई, अब सुनना, मैंने कहा एक पार्टिकल सिंपल हमें मोशन कर रहा है, किसी इंस्टेंट पर उसका फेज एंगल 120 डिग्री है। 120 का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल। सेकंड का मतलब भाई साहब एक्सट्रीम से लौट के मीन पे आ रहा है, पॉजिटिव एक्सट्रीम से लौट के मीन पे। रास्ते में कहीं है ना? रास्ते में कहीं है, कहां है बता सकते हैं क्या? बोले सर बता सकते हैं। बोले कैसे? बताओ फेज एंगल कितना बोला मैंने? 120। साले को लिखो यहां पर 120। अब साइन 120 का वैल्यू कितना होगा? प्लस में √3a/2। अरे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है लालाऊ। मेरी बात समझ में आ रही है? अब आप सोचो 60 पर भी कहां था, 120 भी कहां है, पर दोनों में डिफरेंस है। किस बात का? डायरेक्शन का डिफरेंस है साला। जा रहा है तो 60 और आ रहा है तो 120। साली पोजीशन कौन सी? √3/2। इसका मतलब ऐसा में फेज एंगल दो बातों पर डिपेंड करते हैं, पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन। पोजीशन दोनों की सेम है लेकिन एंगल अलग अलग है। डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है, जा रहा है तो एक्यूट, आ रहा है तो ऑब्यूज। बोलो। अब दोबारा सुनना, मैंने कहा एक पार्टिकल सिंपल आपने मोशन कर रहा है, किसी इंस्टेंट पर उसका फेज एंगल 150 डिग्री है। ये 150 का मतलब एक ऑब्वियस एंगल है जी, 90 डिग्री से 180 के बीच में। इसका मतलब पार्टिकल पॉजिटिव एक्सिस से मीन की तरफ आ रहा है, रास्ते में कहीं है। कहां है बता सकते हैं? इसका वैल्यू कितना होगा? प्लस में a/2 है, इसका मतलब पार्टिकल a/2 है, लौट के मीन पर। अब बताओ ये भी a/2 था, ये भी a/2 है, पर ये जा रहा है और आ रहा है। मैंने कहा एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, किसी इंस्टेंट पर उसका फेज एंगल 210 डिग्री है। 180 से ज्यादा है और 270 से कम है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट का है। इसका मतलब पार्टिकल मीन से नेगेटिव स्ट्रीम तरफ जा रहा, रास्ते में कहीं है। कहां है? -a/2 है, मतलब a/2 पोजीशन पर इधर जा रहा है। मैंने कहा एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, किसी इंस्टेंट पर उसका फेज एंगल 330 डिग्री है। फोर्थ क्वाड्रेंट है, पर इसका वैल्यू भी कितना होता है? -a/2। इसका मतलब -a/2 पर है लेकिन लौट के आ रहा है। बोलो ना यार। मैंने कहा एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, किसी इंस्टेंट पर उसका फेज एंगल 390 डिग्री है। तो क्या 390 नहीं होता? होता है। 360 + 30। एक साइकिल पूरा कर चुका है, दूसरा स्टार्ट कर चुका है, मीन से a/2 पोजीशन पे एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है। तो मैं आपको ये समझा रहा हूं, ये फेज एंगल हमें लिखना बोलना आना चाहिए। अब ध्यान हो, जाने टाइम एंगल कितना होगा? 0 से π/2, आधे टाइम π/2 से पाई, इधर जाने टाइम लौट के आएगा। तो समझ में आ गया? जाते टाइम फर्स्ट क्वाड्रेंट, आते टाइम सेकंड, इधर थर्ड, उधर फोर्थ। अब एक बात और सुनिए, मैंने कहा जब पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम जाता है SHM में, तो बताओ यहां से यहां तक टाइम कितना हो जाता होगा? T/4। हाउ कैन से T/4? वो था सर, वो था ना यहां, अबे था ना, यूं घुमा था, उसी का तो प्रोजेक्शन है। बताओ यहां से आने में टाइम T/4 का। तो अगर ये वापस लौट के आता है तो टाइम कितना लगता है? T/4 कितना? T/2। ये तो मतलब है, इसका मतलब जाने का टाइम कितना है? T/4। तो आने का टाइम भी कितना? T/4। इसका मतलब जिस डिस्टेंस को जाने में जितना टाइम खर्च करता है, उसी डिस्टेंस को वापस आने में टाइम उतना ही खर्च करता है। ये प्रॉपर्टी है SHM की, कि जिस डिस्टेंस को जाने में जितना टाइम खर्च करता है, उसी डिस्टेंस को वापस आने में टाइम उतना ही खर्च करता है। अरे जब जाता है तो स्पीड घटती घटती 0 होती है, नहीं होती है? पर जब आता है तो स्पीड बढ़ती बढ़ती मैक्सिमम होती है। जाते टाइम जिस रेट से घटती है स्पीड, उसी रेट से, इसीलिए जिस डिस्टेंस को जाने में टाइम जितना लगता है, उस डिस्टेंस को वापस आने में टाइम उतना ही लगता है। ये प्रॉपर्टी क्वेश्चन करते समय ध्यान रखेंगे, डिस्टेंस अगर सेम है तो जाने आने का टाइम क्या होगा? सेम होगा। मैंने आपसे कहा एक पार्टिकल यहां से यहां चलने में 5 सेकंड लेता है, कितना? तो यहां से वापस आने में टाइम कितना होगा? 5 सेकंड होगा।
जिस डिस्टेंस को जाने में जितना टाइम स्पेंड करता है उस डिस्टेंस को वापस आने में टाइम उतना ही स्पेंड करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट सुनना, जब पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम जा रहा है तो एंगल कितना हो रहा है, 0 से 90। ये पार्टिकल है, ये मीन पोजीशन है, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम और ये नेगेटिव एक्सट्रीम। मैं मीन पर हूं, बताओ एंगल कितना है, एक्सट्रीम में पहुंचूंगा तो एंगल कितना होगा 90। ये सुनो, जब मैं लौट के आऊंगा तो एंगल कितना होगा 90 से 180। यही है, बताओ जाने में अमाउंट ऑफ एंगल कितना चला 90 डिग्री, और आने में भी कितना चला 90 डिग्री। जाने का अमाउंट और आने का अमाउंट ऑफ एंगल क्या है, सेम है, बस उसकी रेंज बदली है। जाऊंगा तो 0 से 90 डिग्री और आऊंगा तो, रेंज बदलती है लेकिन अमाउंट ऑफ एंगल क्या आएगा, सेम है। और ये भी प्रॉपर्टी सेम की ध्यान रखेंगे, जिस डिस्टेंस को जाने में जितना फेज एंगल ट्रेस होता है उसी डिस्टेंस को वापस आने में अमाउंट ऑफ एंगल उतना ही ट्रेस होता है, बस उसकी रेंज बदल जाती है। गया तो 0 से 90, आया तो कितना होगा 90 से 180। और प्रूव करते हैं, सुनना, मैं मीन पर हूं, एंगल कितना, मैं a/2 पे पहुंचा 30, तो 0 से कितना चेंज हुआ 30, रेडी, मैं यहां आ गया 90 हो गया। अब मैं लौट के जा रहा हूं इसी पोजीशन में, ये a/2 पोजीशन पे, बताओ मेरा एंगल कितना होगा 150। अबे a/2 पे 150 और मीन पे तो कितना होगा 180। अब बताओ 150 से 180 30 डिग्री। गया तो एंगल कितना था 0 से 30, आया तो 150 से 180, अमाउंट ऑफ एंगल कितना है, सेम है। तो प्रॉपर्टी टाइम जाने का आने का क्या होता है सेम, तो अमाउंट ऑफ एंगल भी जाने आने का क्या होगा सेम, बस उसकी रेंज बदलती है। मानेंगे मेरी बात, बोलो। अब लास्ट पॉइंट, अब आपका हल्का सा चेकिंग, देखिए कौन बताता है। मैंने कहा एक पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम जा रहा है, रास्ते में यहां कहीं है, जा रहा है रास्ते में जा रहा है। अब बताओ यहां पर है तो उसका कुछ फेज एंगल होगा, बताओ ये जो फेज एंगल होगा एक्यूट होगा, बोलो भाइयों। मान लेते ये फेज एंगल इसका थीटा है, कितना थीटा, तो यहां एंगल कितना था 0, यहां कितना हो गया थीटा, यानी यहां से आने में कितना एंगल चला थीटा, रेडी। अब ये पार्टिकल यहां नहीं रुका और यहां आ गया, कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, ओके। अब ये यहां नहीं रुका और यहां पर लौट के वापस आ रहा है और सपोज यहां आ गया, तो यहां पर फेज एंगल कितना होगा, यहां एंगल कितना था थीटा, तो आते टाइम एंगल कितना होगा, तो यहां जो एंगल होगा वो होगा पाई माइनस थीटा। सोचो, अब मैं इसको 3 तरह से समझा रहा हूं कैसे होगा थीटा पाई माइनस थीटा, बोलो भाइयों। सब बताओ कि अगर ये भाई साहब यहां नहीं रुकते और यहां आ जाते तो एंगल कितना होता, पाई हो जाता, लेकिन ये भाई साहब तो यहां रुक गए, इसका मतलब इसने पाई में से ये एंगल अमाउंट नहीं चला, और ये अमाउंट में कितना है, अगर ये थीटा है तो ये भी कितना है, अब पाई में से थीटा नहीं चला तो कितना बचा पाई माइनस थीटा। बताओ यहां आता तो एंगल कितना होता, पर ये तो ये रुक गया ना, तो इसमें कुछ एंगल नहीं चला, ये कितना है अमाउंट में थीटा है, तो ये भी कितना थीटा, तो ये कितना बचा पाई माइनस थीटा, तो जाते टाइम एंगल थीटा तो आते टाइम क्या होगा पाई माइनस थीटा। दूसरा मेथड, बताओ ये कितना था, तो ये कितना बचा 90 माइनस थीटा, और जब ये अमाउंट में 90 माइनस थीटा तो ये कितना होगा, ये भी 90 माइनस थीटा, बोलो। अब यहां पर फेज एंगल लिखना है, इसका मतलब यहां से यहां पर आया ये, तो इसने कितना फेज एंगल चला ये देखना है ना, तो पहले यहां से यहां तक आया, कितना चला पाई/2, फिर उसके बाद ये और चला पाई/2 माइनस थीटा, टोटल कितना होगा पाई माइनस थीटा। तीसरा मेथड, मान लेते हैं इस पोजीशन को a/2 है, नहीं, तो ये भाई साहब कितना होगा, तो ये कितना होना चाहिए 150। अब बताओ 150 कैसे होगा 180 माइनस 30 150, ये समझ में आ रहा है। मान लेते ये पोजीशन √3/2 होता, तो ये अगर 60 तो ये कितना होगा 120, बताओ कितना होगा 180 माइनस 60, फिक्स हो गया। आज के बाद ध्यान रखेंगे, जाते टाइम एंगल अगर थीटा 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 है तो आते टाइम उस पोजीशन में एंगल कितना होगा पाई माइनस थीटा पाई माइनस थीटा पाई माइनस थीटा होता है, स्टैंडर्ड हो गया, याद रखेंगे। मीन पर आ गया पार्टिकल, बताओ एंगल कितना हो गया 180। अब पार्टिकल यहां नहीं रुकता, इधर जा रहा है, और मान लीजिए जाते टाइम इस पोजीशन पर है और ये कुछ अमाउंट में थीटा है, तो बताओ यहां एंगल कितना होगा
पाई प्लस थीटा होगा। अरे होगा यार। और जब लौट के वापस आएगा तो एंगल कितना होगा? 2 पाई माइनस थीटा। फिक्स हो गया। ज्यादा एंगल थीटा 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 है तो आता टाइम क्या होगा? पाई माइनस थीटा पाई माइनस थीटा। इधर क्या होगा? पाई प्लस थीटा होगा। उधर होगा तो क्या होगा? 2 पाई माइनस थीटा। स्टैंडर्ड हो गया। ज्यादा टाइम में कौन सा एंगल होगा? थीटा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल, सेकंड क्वाड्रेंट, और क्या होगा? 4। और थीटा आपको पता अच्छे से कहां कितना होता है, अच्छे से जानते हैं आप। अगर a/2 पोजीशन थीटा कितना होगा? और √3/2 तो क्या होगा? 45 डिग्री है तो a/√2। 37 है तो 3/5। अरे और अगर 53 डिग्री है तो इसके अलावा तो मेरे को भी नहीं आता, तो उसको तो वैसे ही नहीं आता है। कहने का मतलब हमारा क्वेश्चन इन्हीं एंगल पर चलता है। और ये एंगल ऐसे होगा, अगर आपको ये थीम पता हो तो एसएचएम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो फेज एंगल के होते हैं। बिना पेन चलाए आप उसका फेज एंगल लिख सकते हैं, क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। बस ध्यान रखें, एंगल दो बातों पर डिपेंड करेगा। किस किस पर? पोजीशन पर और डायरेक्शन ऑफ मोशन पर। 2 मिनट का टेस्ट और फिर लिख लेना। आप टेस्ट कर रहा हूं, ध्यान रखना। 2 मिनट का टेस्ट, बस फिर लिख लेना। सब लोग बताएंगे फेज एंगल कितना होगा। ये मोशन की मीन पोजीशन है और ये a/√2 पोजीशन है। ये जो बोल रहा है ना 40 में, उसका -1 है। अभी डायरेक्शन बताऊंगा भाई। हाँ, अगर ये भाई साहब ऐसे आता तो 135 पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा, थीटा कितना? 40 है। पाई माइनस 5/4 कितना होता? 135। बिना पेन चले बताएंगे। सपोज ये पोजीशन है, माइनस में √3/2। बताओ एंगल कितना? डायरेक्शन ये बता दो। डायरेक्शन 300 डिग्री। बताओ इस पर एक्यूट एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। लेकिन ये लौट क्या रहा? फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल 2 पाई माइनस 60, 300 डिग्री हो। ये एंगल हमें लिखना आना चाहिए। अगर ये हमें लिखना आता है ना तो बहुत सारे मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट टाइम पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। उस बिना पेन चले क्वेश्चन सोल्व होंगे। बस आपको ये लिखना आना चाहिए। ज्यादा टाइम थीटा, आधे टाइम लौटेगा तो। और थीटा साला कहां कितना होता हम अच्छे से जानते हैं। और थीटा जानते हैं तो हम हर पोजीशन में एंगल लिख सकते हैं। आप ये लिख लो, ऐसे कैसे लिख लो, बाकी कुछ नहीं करना। बाकी की बात नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। बेल लगी नहीं यार अभी, है ना? लग जाएगी, पर ये लिख लो बस। आज इतना ही पढ़ेंगे। ये लिखना है, पर ये डायग्राम बना के स्टैंडर्ड पॉइंट है। जाने का टाइम, आने का टाइम सेम, जाने का एंगल, आने का अमाउंट ऑफ एंगल सेम। ये टाइम यहां पर ऐसे होता है और ये फेज एंगल थीटा पाई माइनस थीटा ऐसा होना चाहिए। क्लास का टाइमिंग क्या रहता? 7:45 तक है ना? और पढ़े अपन? नहीं नहीं, थक गया मैं तो। आप नहीं थके क्या? क्लास बहुत लंबी है। नहीं, आपके तो फायदा है, आपको तो 4 नहीं 3 ही तो क्लास है। तो बात तो वही पड़ेगी ना। और कम लोगों का टाइम तो 2 बजे आए थे ना आप? 7:15 फ्री होते हैं, 7:45 फ्री हो गए। तो आपको तो कम पढ़ना पड़ रहा होगा ना? हमें ज्यादा पढ़ाना पड़ रहा है। मॉडल वगैरह है आपके पास, है ना? मिल गया होगा ना? लेके आना है नेक्स्ट पे। लाए आप? तो मॉडल के क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दें आप लोग। सब रिपीटर है भाई, है ना? आपको पता है कहाँ कौन सा क्वेश्चन मिलता है, सब आइडिया होता होगा यार आपको तो। सबकी कुंडली आपको पता है ना? तो प्लान कर दो। और ये प्लान करो कि लास्ट टाइम मैंने क्या गलतियां करी थी, उस गलतियों को पहले एनालिसिस कर लो और उसके हिसाब से काम करो। आप वेट मत करो कि एसएम चल रहा है तो पहले लेक्चर पढ़ाएंगे, सर पढ़ाएंगे तब मैं पढ़ूंगा। अबे पढ़ रखा ना तुमने यार, पहले से पढ़ लो। और जो जो इसमें कमियां लास्ट ईयर थी वो कमियां दूर करने की कोशिश करो क्लास में। मॉडल वगैरह पहले सोल्व करके रखो, टनाटन कंप्लीट, रुकना ही नहीं है। मॉड्यूल और रेस दोनों एसेंशियल है, करना है। और एनसीईआरटी पढ़नी है बस। एनसीईआरटी में भी थ्योरी मत पढ़िए, पॉइंट टू पॉइंटर कभी पढ़ ले, समरी पढ़ ले, क्वेश्चन सोल्व कर ले, अनसोल्ड क्वेश्चन कर ले, सोल्ड एग्जांपल करते रहे। चलू मैं, बाकी बात नेक्स्ट नंबर पे करेंगे। हाँ, थक गए।
ठीक है भाई, थैंक यू।